ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी हैव लेफ्ट। तो लास्ट डिस्कशन में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन, एंड देन आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जस्ट अ नॉर्मल प्रेडिक्शन मॉडल, द बेसिक मॉडल। ठीक है, तो लास्ट जो केस स्टडी था लॉस गिवन डिफॉल्ट वाला, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं यूजिंग लीनियर रिग्रेशन। नाउ आज हम लोग क्या करेंगे, आज थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, और अब हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू इम्प्रूव द मॉडल। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्या किया था कि लॉस गिवन डिफॉल्ट वाला मॉडल बनाया था, एंड ऑन दैट लॉस गिवन डिफॉल्ट मॉडल वी हैव डन अ प्लेन रिग्रेशन मॉडल, जिसके अंदर हमने लीनियर मॉडल नाम का एक फंक्शन रन किया था, एंड देन आफ्टर रनिंग लीनियर मॉडल फंक्शन वी डिड द प्रिडिक्शन पार्ट। ठीक है, इतना हम लोग लास्ट टाइम पे कर चुके हैं, बट ये जस्ट एक फर्स्ट कट होता है मॉडल का, जो कि आपने जस्ट डेटा लिया है और उससे एल्गोरिदम को रन किया है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे किया था, कि डेटा लिया और उससे मॉडल को रन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस मॉडल को जो भी रिजल्ट आता है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स होती है जिसको हम लोग फॉलो करने की आज कोशिश करेंगे, कि किस तरह से कुछ स्टेप्स को फॉलो करके मॉडल को फर्दर इम्प्रूव किया जाए। राइट, तो उसके लिए क्या क्या करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो भी एक मशीन लर्निंग पाइपलाइन होता है, देयर इज अ टर्म विच इज कॉल्ड एज मशीन लर्निंग पाइपलाइन। तो मशीन लर्निंग पाइपलाइन क्या होता है? मशीन लर्निंग पाइपलाइन मतलब कि एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है कि जो हमको फॉलो करना पड़ता है, एंड व्हेन वी फॉलो दिस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, तो उससे हमारे मॉडल्स का जो परफॉर्मेंस रहता है, या बेटर मॉडल जो रहता है, जो प्रोडक्शन ग्रेड मॉडल रहते हैं, वो डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एमएल पाइपलाइन। एमएल पाइपलाइन क्या होता है, तो नाम थोड़ा सा आपको एडवांस लग रहा होगा कि पाइपलाइन वगैरह और इस तरह की हम लोग बात कर रहे हैं, बट इट इज नॉट दैट टफ, दैट हार्ड टू अंडरस्टैंड रियली। उसमें क्या करना होता है ना आपको, कि एक मिनट, ये व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आया किसी का। ओके, या सो उसमें हम लोगों को क्या करना होता है ना, बहुत सिंपल है। पाइपलाइन मतलब क्या होता है कि जैसे पाइपलाइन में हमारे पास एक पाइप होता है, देन उसके बाद सेकंड पाइप होता है विच कनेक्ट्स टू फर्स्ट पाइप, देन थर्ड पाइप होता है। इस तरह के हमारे पास अलग अलग पाइप्स होते हैं। मीन्स व्हाट, दिस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होती है जो फॉलो हम लोग करेंगे तो पाइपलाइन कहलाता है। तो पाइपलाइन इज नथिंग बट अ स्ट्रक्चर्ड वे बाय विच वी आर गोइंग टू ट्रीट द डेटा। और ये क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे है जिसके थ्रू हम लोग कुछ प्रोसेस को करेंगे। जैसे सबसे पहले, अगर आपको कोई मशीन लर्निंग का मॉडल बनाना है, या अगर आपको लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे। ठीक है, तो डेटा अगर आपने कलेक्ट किया, सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मशीन लर्निंग पाइपलाइन। अब डेटा कलेक्ट कहाँ से करेंगे, एनीबडी वुड लाइक टू टेल मी, कहाँ से डेटा हमारे पास आता है नॉर्मली, कहाँ से आपके पास कलेक्शन होता है डेटा का? Historical data, sir. Historical kind of thing. Back past. सॉरी आई कांट गेट यू, थोड़ा वॉइस आपका हेवी आ रहा है। Previous data sets या historical data sets regarding. हाँ हाँ, Operational data of 3 or 5 years. हाँ, बट फ्रॉम वेयर इट इज गोइंग टू कम, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। पुराना डेटा हमको लेना है, हिस्टोरिक डेटा लेना है, ये तो समझा मेरे को, बट कहाँ से आता है ये डेटा? Database. Inventory. करेक्ट, ये हमारे पास कहाँ से आता है, ये डेटाबेस में से आता है। करेक्ट, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, डेटाबेस में से डेटा आएगा। अब डेटाबेस कैसा होता है, तो डेटाबेस हमारे पास माइस्क्यूएल हो सकता है ना, यानी एसक्यूएल डेटाबेस हो सकता है, जिसको हम लोग आरडीबीएमएस बोलते हैं। मैं अभी आरडीबीएमएस के बारे में और बताऊंगा, वैसे मैं बता चुका हूँ एक बार माइस्क्यूएल वाले के बारे में काफी कुछ। कुछ लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है, कुछ जिन लोगों ने मिस किया है या जो दूसरी बच्चे थे, उनके लिए मैं पूरा वापस टॉपिक रिवाइज करूंगा, या पूरा टॉपिक कंप्लीट करूंगा। बट माइस्क्यूएल में आपने डेटा स्टोर कर रखा है किसी टेबल वगैरह में, तो वहां से डेटा हम लोग लेते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। कई बार ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन छोटी रहेगी, तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेल के थ्रू भी आपके पास डेटा आता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, 5 साल की हिस्ट्री पड़ी है या 3 साल की हिस्ट्री पड़ी है, उसको आपने ज्यादा डेटाबेस में ऑर्गेनाइज नहीं किया है, तो एक्सेल में आपके पास डेटा पड़ा है, तो एक्सेल के थ्रू डेटा ले लो। या फिर आपके पास कहाँ से डेटा आ सकता है, और कहाँ से आ सकता है डेटा, कोई वाइल्ड गेस फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू गेट द डेटा?
वेबसाइट से लोगे नहीं लोगे? वेबसाइट से भी ले सकते हो। सोशल मीडिया। हाँ, वेबसाइट से ले सकते हो। वेबसाइट मतलब सोशल मीडिया वेबसाइट में ही कवर्ड है कि भाई कोई वेबसाइट है जिसके ऊपर डेटा, हिस्टोरिक डेटा रहेगा। जैसे अगर मान लो आईपीएल के ऊपर कुछ आपको प्रेडिक्शन करना है, आईपीएल एज एन इंडियन प्रीमियर लीग अभी जो चल रहा है क्रिकेट में चला, तो उसके ऊपर कुछ प्रेडिक्शन करना है कि हु इज गोइंग टू विन नेक्स्ट आईपीएल, तो उसके लिए आपको हिस्टोरिक डेटा लेना पड़ेगा। अब हिस्टोरिक डेटा वो कहाँ से आएगा? तो आपको इंटरनेट पे मतलब क्रिकबज या और भी कोई वेबसाइट होगी, किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे और पास्ट डेटा निकालने की कोशिश करोगे, तो वहां पे आपको डेटा ना तो माईएसक्यूएल के फॉर्म में मिलने वाला है ना एक्सेल के फॉर्म में मिलने वाला है। ये दोनों फॉर्म नहीं चलेंगे। वहां पे आपको वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करना पड़ेगा, वहां पे आपको वेबसाइट से डेटा लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आपके पास हो सकता है, वेबसाइट से आप डेटा ला सकते हो। और कहाँ से ला सकते हो डेटा? जल्दी बताओ। वेबसाइट से आ सकता है, एक्सेल से आ सकता है, मे बी क्लाउड से आ सकता है, राइट? क्लाउड मतलब क्या हो गया कि क्लाउड पे आपने डेटा रख रखा है कहीं पे किसी जगह पे। क्लाउड में डेटा जो रहता है वैसे S3 बकेट में स्टोर होता है AWS पे। S3 मतलब क्या हो गया कि स्टोरेज होता है वो। ठीक है, तो स्टोरेज मतलब माईएसक्यूएल होगा वो, उसके अंदर भी माईएसक्यूएल या कुछ भी लगा रहता है, माईएसक्यूएल के अंदर ही होता है, बट S3 मतलब क्लाउड का स्टोरेज होता है जिसके अंदर डेटा हो सकता है, या फिर एनी अदर मोड दैट यू सी। तो ये सारे जो मोड्स रहते हैं, यहाँ से आपको पहले डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ से डेटा उठाना पड़ता है। तो मशीन लर्निंग पाइपलाइन जो रहेगी, मशीन लर्निंग पाइपलाइन मतलब कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल आप बना रहे हो तो उसकी जो नंबर ऑफ स्टेप्स रहेगी उसमें ये सभी सोर्सेस हो सकते हैं जहां से आप डेटा ला रहे हैं। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है क्या थोड़ा? अगर बैकग्राउंड नॉइस है तो मुझे बताओ। नो सर। नहीं है क्या? चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आई थिंक सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस है थोड़ा, बट मैंने एक सॉफ्टवेयर लगा रखा है तो दैट इज सप्रेसिंग द नॉइस, तो बहुत अच्छी चीज़ है। सो डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया, ठीक है, ये हमारे पास पहली चीज हो गई। अब डेटा कलेक्ट करने के बाद अगली चीज क्या होती है ना, एक बहुत बेसिक सी चीज है जो हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जानता है, या अगर आप सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो एक कॉमन सेंस भी काम करता है कि जब डेटा आप कहीं भी किसी भी सोर्स से कलेक्ट करते हैं और उसको पाइथन में लाने की कोशिश करते हैं, तो आपने डेटा जो था मान लो माईएसक्यूएल में रखा हुआ है या किसी दूसरे सर्वर पे रखा हुआ है, और उस सर्वर से उठा के आप डेटा लाने की कोशिश कर रहे हो आपके पाइथन में, तो इस बीच में हो सकता है थोड़ा डेटा कन्वर्शन हो जाए, डेटा कन्वर्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि मान लो आपने माईएसक्यूएल में इंटीजर टाइप की फील्ड ले रखी है, इंटीजर टाइप की फील्ड है कोई, इंटीजर टाइप की फील्ड का नाम है XYZ, तो एक फील्ड है उसका नाम है XYZ और वो इंटीजर टाइप की है। अभी आपने यहाँ पे रख रखी है, अब उस इंटीजर वाली फील्ड है तो उसमें वैल्यू क्या लिखी होगी? लेट्स से 1000 2000 ऐसा कुछ लिखा हुआ, और एक फील्ड है उसका, एक रिकॉर्ड है उसकी वैल्यू होगी 0, ठीक है, एंड देन 5000, तो ये 0 है। नाउ सपोज आप इसी को इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट करते टाइम पे गलती से आपने इस इंटीजर को कैरेक्टर डिक्लेयर कर रखा है यहाँ पे, या इसको लेते टाइम पे यहाँ पे कैरेक्टर फील्ड में आपने रिसीव करने की कोशिश करी। जब आप इसको कैरेक्टर में रिसीव करेंगे तो कई बार क्या हो जाता है कि 1000 तो एज इट इज कन्वर्ट हो गया, 2000 भी एज इट इज कन्वर्ट हो गया, एक कैरेक्टर वाला कन्वर्शन हो गया ऐसा। बट यहाँ पे हमारे पास 0 था, तो 0 मतलब कई बार 0 जो रहता है वो कन्वर्शन के दौरान एज अ ब्लैंक कंसीडर हो जाता है, मतलब ब्लैंक इन कैरेक्टर, कैरेक्टर फील्ड में ब्लैंक जो रहता है वो न्यूमरिक में 0 के बराबर हो जाता है, राइट? और या फिर अदर वे राउंड की, अगर आपके पास यहाँ पे कैरेक्टर फील्ड है जिसके अंदर यहाँ पे ब्लैंक लिखा है और उसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश किया, तो हो सकता है वो 0 में कन्वर्ट हो जाए, तो इस तरह की एबनॉर्मलिटी आ सकती है। अब आपके पास यहाँ पे 0 आ गया, 0 जो था वो कन्वर्ट होकर आ गया ब्लैंक में, या ब्लैंक जो था वो 0 में कन्वर्ट हो गया, मतलब डेटा का कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो ये जो डेटा का गड़बड़ हुआ है इसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा समहाउ। तो ये जो चीज है हमारे पास हो गई। कई बार क्या होता है कि डेटा जब आपके पास रहता है तो डेटा रहने के बाद आपके पास डेटा के अंदर कुछ कुछ वैल्यूज मिसिंग होती है। जैसे आपने मोबाइल नंबर की बात करी, या आपने एक वेबसाइट पे फॉर्म फिल करवा रहे हैं यूजर से। अब वेबसाइट पे यूजर से फॉर्म फिल करवा रहे हैं और उसमें 5 अलग अलग फील्ड है, 5 अलग अलग फील्ड्स है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कुछ कुछ मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन होती है जिसके आगे स्टार लगा होता है कि नेम तो एंटर करना ही पड़ेगा, मोबाइल नंबर तो एंटर करना ही पड़ेगा, ईमेल आईडी तो एंटर करना ही पड़ेगा, तो आपने स्टार लगा दिया इसके आगे, ठीक है। अब उसके आगे एक और फील्ड है लेट्स से एड्रेस नाम की, जो कि मैंडेटरी नहीं है। तो जब यूजर वेबसाइट पे ये फॉर्म भरता है तो वो नाम एंटर कर देगा, ये कर देगा और ये कर देगा, बिकॉज दे वर मैंडेटरी। कई बार एड्रेस मेंशन करना भूल जाता है यूजर, या नहीं करता है पर्पसली, बोले इतना इन्फॉर्मेशन कौन देगा,
ठीक है, तो एट फर्स्ट गो वो ये क्या करते हैं, ये खाली छोड़ देते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर ये ब्लैंक छोड़ेगा तो जब हमारा डेटाबेस होगा पीछे, उस डेटाबेस में क्या होगा, नेम वाली फील्ड में तो यूजर का नाम होगा, एड्रेस वाली में मोबाइल नंबर वाली में मोबाइल नंबर होगा, ईमेल वाली में ईमेल रहेगा, बट एड्रेस वाली फील्ड जो रहेगी वो क्या होगी, ब्लैंक रहेगी, खाली रहेगी। ठीक है, कुछ लोग एड्रेस फिल करेंगे, कुछ एड्रेस नहीं फिल करेंगे, राइट, कुछ करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो इस तरह की हमारे पास ये आएगी, जबकि ये तो मैंडेटरी थी, तो इसके अंदर तो सभी को वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। तो हमारा डेटा स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, मतलब हमारा डेटाबेस ऐसा दिखेगा कि सभी वैल्यूज दिख रही है, बस ये जो फील्ड है ये मिसिंग है। मिसिंग है मतलब यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो जहां पे वैल्यू नहीं होती वो वाला डेटा कैसा कहलाता है, मिसिंग डेटा। ठीक है, ये समझ में आया? किसी को कोई डाउट है इसमें, मिसिंग कैसे हो सकता है डेटा? कोई डाउट है किसी को इसमें? नो सर। अब ये जो मिसिंग डेटा रहता है, इसको अगर हम एक्सेल में देखें, तो एक्सेल में मिसिंग डेटा जब आप कन्वर्ट करते हो या लेते हो या किसी भी डेटाबेस में भी लेते हो, तो वो मिसिंग डेटा ऐसा ब्लैंक नहीं होता, कई बार वो ऐसा भी कहलाता है एनए होता है। मतलब पाइथन में भी मिसिंग डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, एनए मतलब क्या होता है, नॉट अवेलेबल। ठीक है, नॉट अवेलेबल, तो ये एनए होता है। अब इस मिसिंग डेटा के साथ प्रॉब्लम क्या होती है आपको बताता हूँ, एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है जो आप भी जिसको सेकंड करोगे। मिसिंग डेटा के साथ क्या प्रॉब्लम होती है ना, कि अगर मिसिंग डेटा हमारे पास कैरेक्टर में है तो फिर भी ठीक है, बट अगर वो न्यूमेरिक फील्ड है, न्यूमेरिक फील्ड है, नंबर है या इंटीजर है, तो नंबर या इंटीजर में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये न्यूमेरिक फील्ड थी, ये न्यूमेरिक फील्ड है, तो पहली वैल्यू है मिसिंग डेटा, मतलब नॉट अवेलेबल। मान लो आप सम अप करना चाह रहे हैं इन सभी वैल्यूज का, इन सबका सम अप करना चाह रहे हैं, तो सम अप करने में पहली वैल्यू विच इज मिसिंग, सेकेंड वैल्यू लेट्स से 2000, थर्ड वैल्यू फिर अगेन मिसिंग आ गई हमारे पास, फोर्थ वैल्यू कुछ कुछ है, फिफ्थ वैल्यू भी कुछ कुछ है। तो जब आप इनको सम अप करने जाएंगे, मतलब मिसिंग वैल्यू प्लस एनीथिंग, मिसिंग वैल्यू प्लस एनीथिंग इज इक्वल टू अ न्यू मिसिंग वैल्यू, मिसिंग वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू मिसिंग वैल्यू, मिसिंग वैल्यू डिवाइड बाय एनीथिंग अगेन कम्स आउट टू बी मिसिंग वैल्यू, राइट। मतलब जो भी हमारे पास मिसिंग वैल्यू रहेगा या जो भी हमारे पास एनए रहेगा, उस एनए के ऊपर आप कुछ भी ऑपरेशन करते हैं, रिजल्ट भी मिसिंग वैल्यू ही आता है। ठीक है, मिसिंग वैल्यू पे आप कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो रिजल्ट भी हमारे पास क्या आता है, मिसिंग वैल्यू ही आता है। हेलो हाँ बोलो। सर, ये मिसिंग वैल्यू को रिकवर करना है तो कैसे करेंगे फिर? हाँ वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे, बट अभी मिसिंग वैल्यू का प्रॉब्लम क्या है ये समझ में आता है? ये समझ में आ गया। हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये तो अभी मतलब मिसिंग वैल्यू क्या था और क्या प्रॉब्लम होता है वो मैंने बताया है ना। मैं आगे आपको बताता हूँ कि मिसिंग वैल्यू की प्रॉब्लम्स आपको समझा दिए, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ मैं। अब मिसिंग वैल्यू को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, चलो मैं भी ये क्लियर कर देता हूँ। तो हमने देखा मिसिंग वैल्यू हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, ठीक है, मिसिंग वैल्यू एक प्रॉब्लम है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो मिसिंग वैल्यू को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे आपके पास सपोज ये डेटाबेस है, अब ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है गाइस, हाउ टू एड्रेस मिसिंग वैल्यूज, उसके ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं काफी, जब आपसे इंटरव्यू डिस्कशंस होंगे तो इसके अराउंड क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डेटाबेस है सपोज। अब इस डेटाबेस के अंदर, ठीक है, इस डेटाबेस के अंदर यहाँ पे आपके पास लिखा है लेट्स से 1000, यहाँ पे लिखा 2000, यहाँ पे सपोज ये मिसिंग वैल्यू है, और यहाँ पे समथिंग कुछ लिखा है। ठीक है, तो ये आपका डेटाबेस है और उसके अंदर अलग अलग वैल्यूज हैं यहाँ पे। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं, इसमें आपने देखा कि मिसिंग वैल्यू प्रेजेंट है। अगर मिसिंग वैल्यू प्रेजेंट है तो उसका किया क्या जाए, मिसिंग वैल्यू प्रेजेंट है तो उसका किया क्या जाए, ये हमको देखना है, मतलब इसका क्या किया जाए।
तो पहला तरीका क्या होता है इसको एड्रेस करने का कि जिस भी जगह पे मिसिंग वैल्यू है उसको ड्रॉप कर दिया जाए। किसको? रो को। उस कंप्लीट रो को ही ड्रॉप कर दिया जाए जहां पे मिसिंग वैल्यू होती है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि यहाँ पे कुछ लिखा है आपका, यहाँ पे भी कुछ लिखा है, यहाँ पे भी कुछ लिखा है और यहाँ पे भी कुछ लिखा है और आपका यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है, तो सिर्फ इतनी इतनी चीज को ड्रॉप तो आप कर नहीं सकते। इस चीज को तो आप ड्रॉप नहीं कर सकते, नहीं तो आपका स्कीमा डिसबैलेंस हो जाएगा, राइट। तो अगर आपको ड्रॉप करना है तो ड्रॉप करने के लिए पूरा की पूरा रो ही आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। रो को ड्रॉप करने का नुकसान क्या हो गया आपके पास? फायदा तो हो गया कि मिसिंग वैल्यू चली जाएगी, नुकसान क्या हो जाएगा? डेटा लॉस। डेटा लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 1 2 3 टोटल 6 रोज हैं और 6 रोज में से आपने एक पूरी की पूरी रो हटा दी। पूरी की पूरी रो हटा दी मतलब आपके पास अब क्या बचे? 6 में से 5 रो ही बची, मतलब डेटा लॉस हो गया। अब मान लो एक मिसिंग वैल्यू यहाँ पे है, एक मिसिंग वैल्यू यहाँ पे है और एक मिसिंग वैल्यू कहीं इस वाली फील्ड में है, तो फिर हमको कितनी रो ड्रॉप करनी पड़ेगी? 3 रो ड्रॉप करनी पड़ेगी, 3 रोज ड्रॉप करनी पड़ेगी आउट ऑफ 6, मतलब आपने 50% डेटा तो ऐसे ही खत्म कर दिया मिसिंग वैल्यू हटाने के लिए, राइट। तो पहला तो मिसिंग वैल्यू रहती है तो उसका एक तरीका होता है ड्रॉप द रोज, जहां पे भी मिसिंग वैल्यू रहेगी उसका रो को कंप्लीटली ड्रॉप कर दो, वो कर सकते हैं। बट उसका प्रॉब्लम क्या होता है? उसका प्रॉब्लम होता है डेटा लॉस। ठीक, कितना क्लियर है? अब दूसरा क्या कर सकते हैं? एक तो ड्रॉप कर सकते हैं रो को, ये एक समझ में आ गया। दूसरा क्या कर सकते हैं? तो दूसरा ये भी तो कर सकते हैं कि ड्रॉप कंप्लीट कॉलम जहां पे मिसिंग वैल्यू हो। तो ड्रॉप कर सकते हैं रो को और ड्रॉप कर सकते हैं कॉलम को भी, पूरा कॉलम ही हटा दो जिसके अंदर मिसिंग वैल्यू है। तो आप बोलोगे ये तो और भी बुरा होगा। रीजन क्या होगा कि अगर आप हटाने जाएंगे तो एक मिसिंग वैल्यू, मान लो यहाँ पे आपने पूरा कॉलम हटा दिया, यहाँ से तो ये पूरा कॉलम हट गया, एक यहाँ पे तो ये कॉलम भी पूरा हट गया, एक यहाँ पे तो ये कॉलम भी हट गया, ऐसे करके कहीं यहाँ पे और यहाँ पे भी मिसिंग वैल्यू निकल गई, तो आप तो पूरा की पूरा टेबल ही हट जाएगा, इजंट इट। तो यहाँ पे भी हमारे पास डेटा लॉस होता है, डेटा लॉस होता है बहुत ज्यादा। तो कॉलम को भी हम हटा नहीं सकते, बट ये हटा भी सकते हैं कुछ केसेस में। कैसे? बट अभी इतना समझा कि नुकसान क्या होता है रो से मिसिंग वैल्यू हटाने का या कॉलम से मिसिंग वैल्यू हटाने का? नुकसान समझ में आया? ड्रॉबैक समझ में आया? कोई डाउट है? रिपीट करना चाहते हो? हाँ सर, एक बार रिपीट करना। हाँ। तो मिसिंग वैल्यू को कैसे हटाना है? तो मिसिंग वैल्यू को हटाने का एक तो तरीका है कि पूरी की पूरी रो जहां पे मिसिंग वैल्यू थी उसको पूरे को पूरा हटा दिया। हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका नुकसान क्या है, उसका फ्लिप साइड क्या है कि हमारे पास से डेटा चला जाता है, डेटा लॉस होता है। लाइक यहाँ पे 6 रोज थी या यहाँ पे और यहाँ पे मिसिंग वैल्यू भी थी, तो ये भी हटाया, ये भी हटाया, ये भी हटाया, तो आउट ऑफ 6 आपने 3 रोज तो ऐसे ही ड्रॉप कर दी। ड्रॉप करना मतलब हटा देना, ठीक है, कंप्लीटली। तो आपके पास बची कितनी फिर? 3 रोज बची, मतलब आपने क्या करा, 6 में से 3 रोज पे ही काम कर पाओगे, 50% ही डेटा रह गया। बट हमारा तो बेसिक प्रिंसिपल है कि कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल आप चलाते हो तो उस मशीन लर्निंग मॉडल के लिए आपको क्या चाहिए? लॉट ऑफ डेटा चाहिए, बहुत सारा डेटा चाहिए जिसके ऊपर मॉडल अपने आप को ट्रेन कर पाए और उसके बाद अच्छा रिजल्ट दे पाए। तो किसी भी मॉडल की ट्रेनिंग और उसके गुड रिजल्ट के लिए मॉडल की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, एंड फॉर दैट ट्रेनिंग यू नीड लॉट ऑफ डेटा। डेटा बहुत ज्यादा होना चाहिए आपके पास, या अच्छा डेटा होना चाहिए, गुड अमाउंट ऑफ डेटा होना चाहिए। बट जैसे तैसे आपने करके डेटा कलेक्ट किया, सभी से, बिजनेस टीम से डिस्कस करके और बाकी सब जगह से डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करी, समहाउ आप डेटा कलेक्ट करके ले भी आए, बट ड्यू टू दिस मिसिंग वैल्यू यू आर लूजिंग दैट डेटा अगेन। तो आपने जितना मेहनत किया था डेटा कलेक्ट करने को वो सब फिर से आप सरेंडर कर रहे हैं क्योंकि मिसिंग वैल्यू आ गई है। तो मिसिंग वैल्यू के साथ प्रॉब्लम है डेटा लॉस का, ठीक है, अगर रो हटा रहे हो। एक तो तरीका रो हटाने का, दूसरा तरीका क्या है? कॉलम हटाने का। कॉलम भी हटा सकते हो, बट कॉलम हटाओगे तो अगेन सेम प्रॉब्लम होगी कि पूरा की पूरा कॉलम ही हट जाएगा। आपके पास टोटल 6 कॉलम है या 5 कॉलम है, तो 5 में से आपने एक पूरा कॉलम हटा दिया, अभी आपके पास कितने बच गए? 4 कॉलम ही रह गए। ऐसे अगर यहाँ पे भी मिसिंग वैल्यू आ गई, यहाँ पे भी आ गई, तो आपने 5 में से 3 कॉलम तो मिसिंग वैल्यू के नाम पे हटा दिए, बचे आपके पास 2 ही कॉलम। अब इस 2 कॉलम के ऊपर क्या तो आप एनालिसिस करोगे, राइट? तो कुछ मॉडल वगैरह रन ही नहीं हो पाएगा, ठीक। तो मिसिंग वैल्यू आप एड्रेस कर सकते हो बाय ड्रॉपिंग द रो एंड ड्रॉपिंग द कॉलम। बट
कब हम लोग रो ड्रॉप कर सकते हैं, कब हम लोग कॉलम ड्रॉप कर सकते हैं, अब ये देखने की कोशिश करते हैं। मतलब कर सकते हैं बट कब कर सकते हैं, कब हम लोग रो को ड्रॉप कर सकते हैं, कब कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूं आपको। तो अगर आपको पूरा कॉलम ड्रॉप करना है तो कॉलम को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, किस केस में ड्रॉप कर सकते हैं, कैसे नहीं, किस केस में ड्रॉप कर सकते हैं। हम कॉलम को उस केस में ड्रॉप कर सकते हैं जैसे बाकी सभी वैल्यूज तो यहाँ पे है हमारे पास, ये पूरा फील्ड अप है, इन सब में वैल्यूज हैं। बट ये वाला जो कॉलम है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी मिसिंग वैल्यू है, 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 बस यहाँ पे कुछ है। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द, अगर इस कॉलम की बात करेंगे तो इस कॉलम में मोस्ट ऑफ द वैल्यूज नल हो। मिसिंग वैल्यूज को नल भी बोलते हैं। तो अगर बहुत सारी वैल्यूज नल होती है तो आप उस केस में उस कॉलम की वैल्यू रखते ही नहीं है, मतलब वो कॉलम अपने लिए वैल्यू नहीं रखता। अगर मान लो इस कॉलम के अंदर 100 रोज हमारे पास है और 100 में से 60-70 रोज 70% रोज जो रहेगी वो नल है। अगर 70% रोज नल है तो फिर इस कॉलम का कोई फायदा नहीं है, इसके अंदर मैक्सिमम तो नल वैल्यूज ही है, राइट। इसमें मैक्सिमम तो नल वैल्यूज है तो कॉलम रखने का फायदा नहीं है। समझे, कोई डाउट है इसमें? व्हेन मोस्ट, तो कॉलम कब हटा सकते हैं, कॉलम तब हटा सकते हैं जब मोस्ट ऑफ द डेटा इज नल। जो कॉलम है उसमें मैक्सिमम डेटा नल अगर हमारे पास रहता है तो उस केस में आप हटा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर पूरा की पूरा कॉलम हटा दो। ठीक है, सिमिलरली रो के लिए भी हो जाएगा कि रो के अंदर भी अगर मैक्सिमम रोज रहेगा, मोस्ट ऑफ द डेटा जो रोज के अंदर है वो नल है, तो उस केस में रो ड्रॉप कर सकते हो। बट एनीवेज ये दोनों वे जो रहते हैं थोड़ा सा डर्टी फिक्स कहलाते हैं, या डर्टी वे होता है डीलिंग द मिसिंग वैल्यू। ये मिसिंग वैल्यू को डील करने के सबसे इजीएस्ट वे होते हैं बट डर्टी होते हैं, ज्यादा वेलकमिंग नहीं होते, बट करते हैं लोग क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती किसी चीजों में, या बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं कि छोटी चीजों के लिए बहुत ज्यादा टाइम अगर आपको ना डालना हो तो ये कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। अगर आपने ये ऑपरेशन नहीं किया, ठीक है, अगर आपने मिसिंग वैल्यूज को नहीं हटाया आपके डेटाबेस में से और आपने डायरेक्ट लीनियर रिग्रेशन रन कर दिया, तो लीनियर रिग्रेशन कभी भी आपको रिजल्ट देगा ही नहीं, रिजल्ट ही नहीं आएंगे आपको, एल्गोरिदम रन ही नहीं होगा और आप परेशान होते रहोगे कि रन एल्गोरिदम के रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। तो एल्गोरिदम के रिजल्ट इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उसके अंदर मिसिंग वैल्यू, और मैंने आपको बताया है कि मिसिंग वैल्यू है उसके ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन करोगे तो रिजल्ट भी मिसिंग ही आएगा, मिसिंग वैल्यू ही आएगा। तो आपका लॉजिस्टिक लीनियर रिग्रेशन रन भी कर दिया तो आपका रिजल्ट भी लीनियर रिग्रेशन का नल ही आने वाला है उस केस में। I have one question. हाँ, सर कितना परसेंट ऑफ डेटा क्लेंस रहना चाहिए जब हम ये एनालिसिस कर सकते हैं, लाइक लीनियर रिग्रेशन? 100%। तो मगर कुछ सेट में तो ये मिलेगा ही ना हमें, तो उसको हाँ, हटाना पड़ेगा मिसिंग वैल्यू, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आपके पास एक मिसिंग वैल्यू भी रह गई किसी कॉलम में तो आपका एल्गोरिदम ही रन नहीं होगा, एल्गोरिदम ही मिसिंग दे देगा कहीं ना कहीं किसी चीज में। इसलिए मिसिंग वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हटा दो भले ही, वो प्रॉब्लम नहीं। अगर आप भले ही ड्रॉप कर दो वो प्रॉब्लम नहीं है, बट छोड़ो मत उसके अंदर, अगर रह गया तो वो आपका एल्गोरिदम रन करने नहीं देगा, क्योंकि आपकी इक्वेशन तो यही है ना, y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1x प्लस बीटा 2x2 प्लस बीटा 3x3, राइट। तो मान लो x1 के अंदर कहीं मिसिंग वैल्यू हमारे पास रह गई, अगर इसके अंदर मिसिंग वैल्यू रह गई तो मिसिंग वैल्यू से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे मिसिंग आएगा, ठीक है। उसमें कुछ भी ऐड करोगे तो वो भी मिसिंग आ जाएगा। तो जहां पे भी अभी ये धीरे धीरे करके पूरा मिसिंग बन जाएगा, मतलब आपकी y की वैल्यू खुद ही मिसिंग आ जाएगी। ये आ गई तो आपका एल्गोरिदम रन ही नहीं हुआ ठीक से। समझे? नहीं समझा, वापस रिपीट करूं? यस रिपीट करूं? नहीं समझ आया, रिपीट करूं, क्या करना है? रिपीट कर देता हूं। मैं आपको यही कह रहा हूं कि सर, एक जो सिचुएशन मेरे को एक दिमाग में आई, जैसे अगर हमारे पास डेटा 100 रो का है, अब मैंने डेटा क्लेंस किया, उसमें 2 रो का ही डेटा बचा जो क्लेंस्ड है, सो मतलब बहुत कम डेटा सेट हो गया। हाँ,
तो उस केस में फिर मैं सब एनालिसिस आगे कर पाऊंगा या नहीं? कुछ नहीं कर पाओगे उसमें। इसलिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप सही तरीके से मिसिंग वैल्यू को एड्रेस करो। और मैं यही आपको बोला ना कि अगर आप मिसिंग वैल्यू ड्रॉप कर रहे हो रो वाइज, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप बहुत ज्यादा डेटा लॉस नहीं करो। डेटा लॉस तो ऑफ कोर्स होगा रो वाइज आप ड्रॉप करोगे तो, बट फिर आपको डेटा में देखना पड़ेगा। जब डेटाबेस आपके हाथ में आएगा, जो भी आपके पास डेटा हाथ में है, तो उसमें एनालाइज करना पड़ेगा कि रो वाइज अगर आप ड्रॉप भी कर देते हो तो कितनी रो आपके पास से चली जाती है। कैसे करोगे कि पहले आपने देखा कि आपके पास 1000 रोज थी, ठीक है, फिर आपने ड्रॉप करी रोज को, ड्रॉप करने के बाद फिर से चेक कर लो अब आपके पास कितनी बची। अब 1000 थी, आपके पास 200 रो ही बची, 200 ही बची, मतलब आपने क्या कर दिया, 80% डेटा को लॉस कर दिया है। तो ये तो वेलकमिंग नहीं हुआ। दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड आउट सम अदर वे टू ड्रॉप मिसिंग वैल्यूज। फिर आपको कॉलम वाइज चेक करना पड़ेगा। कॉलम वाइज चेक करोगे, अच्छा इस कॉलम के अंदर कितनी मिसिंग वैल्यू, तो इसके अंदर हमारे पास 0 मिसिंग वैल्यू, एक भी मिसिंग वैल्यू नहीं है पहले कॉलम में। जैसे ये कॉलम है, इसके अंदर हम बोलेंगे तो हमारे पास 0 मिसिंग वैल्यू है। ये वाला कॉलम है, इसमें भी मिसिंग वैल्यू एक भी नहीं है। बट अगर हमारा ये वाला कॉलम बोलेंगे तो इसके अंदर हमारे पास 6 आउट ऑफ 4 और 6 आउट ऑफ 10 मान लो, समझ लो, तो 80% मिसिंग वैल्यू है सपोज हमारे पास। इस वाले कॉलम में हमारे पास 0 मिसिंग वैल्यू है, इस कॉलम में हमारे पास सिर्फ एक मिसिंग वैल्यू लेट्स से। तो क्या करोगे अभी सिंपल सी बात है, बाकी सब तो बराबर हेल्दी है, डेटा पूरा डेटा हेल्दी है, सिर्फ ये जो कॉलम है ये प्रॉब्लम कर रहा है हमारे लिए। तो फिर इस कॉलम को ही हटा दो। इस कॉलम को हटा दिया तो अब आपके पास जो डेटाबेस बचेगा उसमें सिर्फ हमारे पास यहाँ पे एक मिसिंग वैल्यू रह जाएगी, बाकी सब तो 0 0 है। तो अगर इसी में एक ही मिसिंग वैल्यू है तो आप यहाँ से रो से हटा दो। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा ड्रॉप बाय कॉलम, मतलब कॉलम में से ड्रॉप कर दो मिसिंग वैल्यूज को, एंड देन जो बचा कुचा है उसमें रो में से मिसिंग वैल्यू को ड्रॉप कर दो। तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, सारी मिसिंग वैल्यू हट भी गई और डेटा भी मिनिमम लॉस हुआ। समझे? अच्छा। कोई भी डाउट रहता है? अभी ये आपका जो यस है उसमें बहुत सारी नो थी, तो अभी समझ आया या नहीं आया ठीक से बताओ। ये चीजें सर हम इससे कंसीडर कर सकते हैं ना कि फीचर सिलेक्शन जो भी हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के बेसिस। और अभी 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 ये वाली टर्म मत यूज करो, मेरे को डर लगता है फीचर सिलेक्शन से इरशाद, ठीक है। फीचर सिलेक्शन हम करेंगे डेफिनेटली, बहुत अच्छी चीज है वो, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टर्म हो जाएगी। फीचर सिलेक्शन मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा, बट हाँ उसको सिंपल लैंग्वेज में अगर आप अपना क्वेश्चन बताओगे तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा फिलहाल। अब सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि लेट सपोज कि बैंक अकाउंट कुछ भी ओपन करना है तो कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स या मैंडेटरी थिंग जो वो रिक्वायर्ड होते हैं कि वो तो एंटर करना ही करना है। तो हाँ उसमें तो वैल्यू होंगे ही, अगर वो अगर नहीं है डेट मीन्स कि वो डेटा करप्ट है, तो करेक्ट, उसको हटाना तो गलत थोड़ी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने एकदम सही एग्जाम्पल पुट किया है और सही तरीके से किया है। तो इरशाद करें कि अगर मैंडेटरी फील्ड है तो मैंडेटरी फील्ड तो हम लोगों को रखनी ही है, क्योंकि उसके अंदर तो ऑटोमेटिकली हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि मिसिंग वैल्यू नहीं रहेगी। तो सही बोल रहे हो आप, बट इट इज वर्थ चेकिंग कि आप एक बार उसको चेक कर लो। चेक करना जरूरी है, चेक कर लोगे तो और अच्छा रहेगा, है ना। बट हाँ मैंडेटरी, बट कई बार ऐसी भी होती है कि नहीं जो मैंडेटरी वैल्यू ना हो बट फिर भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो भी तो हो सकता है। जैसे सिटी है, अब सिटी मान लो मैंडेटरी वैल्यू नहीं है बट किसी एनालिसिस में आपके लिए सिटी इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो रखना पड़ेगा आपको। ये क्या हो गया इसको, तो वो रखना पड़ेगा आपको, है ना। तो वो पॉसिबिलिटी रहती है। बट अभी समझा, ये दो दो वे समझे, ड्रॉप कॉलम और ड्रॉप रो। सर एक मतलब छोटा सा मतलब और मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर अपने रिग्रेशन एल्गोरिथम में मिसिंग वैल्यू आएगा तो उसका वो आंसर मिसिंग वैल्यू ही देगा, हाँ इसलिए हमको उसको ड्रॉप करना है। ड्रॉप करना तो है। तो मतलब अपन उस वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं क्या कोई ऐसी हाँ वैल्यू से? करेक्ट करेक्ट, आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ मैं, बट अभी इतना जो बताया वो क्लियर है क्या आपको? हाँ हाँ इतना तो clear है। तो एक तो हमारे पास आया ड्रॉप रोज एंड देन ड्रॉप कॉलम, और कब रो ड्रॉप करना है और कब कॉलम ड्रॉप करना है ये भी मैंने बताया। अब मिसिंग वैल्यू के ट्रीटमेंट का तीसरा तरीका हमारे पास होता है विच इज कॉल्ड एज इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन एक वर्ड होता है। अब इम्प्यूटेशन क्या होता है? इम्प्यूटेशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ वैल्यू। रिप्लेसमेंट ऑफ वैल्यू। अब रिप्लेसमेंट ऑफ वैल्यू समझने के लिए थोड़ा सा हमको स्टेटिस्टिक्स पे वापस जाना पड़ेगा और कुछ टर्म समझनी पड़ेगी स्टेटिस्टिक्स की। क्या होती है स्टेटिस्टिक्स की टर्म? तो
तो स्टैटिस्टिक्स की जो टर्म होती है वो क्या होती है इम्प्यूटेशन में, वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्टैटिस्टिक्स की कुछ टर्म होती है जिसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, ये मैं कॉम्प्लेक्स वर्ड आप लोगों के सामने जानबूझ के यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़े कंफर्टेबल रहें, क्योंकि आप लोगों को जब इंटरव्यू रहोगे तो इंटरव्यूअर आपसे सेंट्रल टेंडेंसी वर्ड ही पूछेगा, इंटरव्यूअर आपसे सेंट्रल टेंडेंसी करके ही पूछेगा। वो ये नहीं पूछेगा कि मीन बताओ, मॉड बताओ, मीडियन बताओ, सेंट्रल टेंडेंसी वर्ड बोलेगा। तो सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा मतलब क्या होता है, डेटा के एकदम बीच वाला जो पोर्शन है वो निकालो या बीच की चीजें निकालो, सेंट्रल पोर्शन निकालो डेटा का। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा मतलब आपने नाम सुना होगा मीन का। मीन मतलब एवरेज, मीडियन एंड मोड, ये तीन चीजें सुनी होगी आपने, मीन, मीडियन, मोड। कोई बता पाएगा मीन हम लोग क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज मीन? एनीवन, व्हाई वी यूज मीन? डेटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं हम लोग। गेट द एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू क्यों यूज करते हैं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, उससे क्या बनता है आपको? सर आई थिंक जितना भी ग्रुप ऑफ डेटा सेट है उसका एक जनरल आइडिया लेने के लिए कि वो हाँ। कहाँ किस रेंज में वेरी किस पर्टिकुलर वैल्यू के आसपास जाएगा। वेरी नाइस। तो किस लिए यूज होता है, एक सिंपल सा आइडिया लेने के लिए कि वो कैसे जाएगा। उसको एक मैं यूज केस में अगर बताऊं आपको, तो सपोज यू आर द मेयर ऑफ अ सिटी, ठीक है, आप सिटी के मेयर हैं या पॉलिसी मेकर है किसी सिटी के, ठीक है। अब आपको उस सिटी में कुछ गवर्नमेंट प्लान्स इंप्लीमेंट करने हैं। गवर्नमेंट प्लान्स मतलब गवर्नमेंट ने आपको पैसा इशू किया है और उसको आपको अलग अलग कॉलोनीज में लगाना है ताकि पब्लिक का वेलफेयर हो, पब्लिक का भला हो, उसलिए आपको लगाना है। अब सपोज हमारे पास एक कॉलोनी है, कॉलोनी ए, कॉलोनी बी और कॉलोनी सी, ऐसी तीन कॉलोनी है, ठीक है। अब तीनों कॉलोनीज में आपको पैसा लगाना है, तीनों में फंड आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब वो जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, फंड लगाना है, तो क्या आप एक जैसी पॉलिसी लेके तीनों पे लगा सकते हैं या नहीं, ये हमको समझना है। सपोज ये कॉलोनी है, ये लो इनकम ग्रुप है, LIG कॉलोनीज, ये मीडियम इनकम ग्रुप कॉलोनीज है, और ये हाई इनकम ग्रुप कॉलोनी HIG। लो इनकम ग्रुप मतलब जिनकी जो प्रेफरेंसेस रहेंगे वो थोड़े से अलग रहेंगे, जिसमें मेन प्रेफरेंसेस बेसिक नेसेसिटी क्या रहेगा, पानी आता रहे, मे बी थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट, मे बी सम काइंड ऑफ वेलफेयर, थोड़ा बहुत अगर मेडिकल फैसिलिटीज जो रहती है फ्री में वो वाली आ जाती है, तो ये इन सब चीज़ों के लिए इस तरह की पॉलिसीज यहाँ पे ज़्यादा अप्लीकेबल होगी। जैसे फ्री डिस्पेंसरी आपने बना दिया, फ्री में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और मे बी फ्री एजुकेशन, इस तरह की जो चीज़ें रहेगी, या लो कॉस्ट एजुकेशन, ये यहाँ पे ज़्यादा अप्लीकेबल होगी, राइट। इस तरह से मीडियम इनकम ग्रुप का कुछ अलग प्रेफरेंसेस रहेगा, मे बी शुड बी हैविंग गार्डन्स इन द सिटी, मे बी हैविंग सम गार्डन्स इन द सिटी, या फिर some other kind of activities which normally middle class families needs, right? अच्छा प्लेग्राउंड हो, गार्डन हो, मे बी सम अदर फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड। एंड हाई इनकम ग्रुप के लिए कुछ अलग प्रेफरेंसेस होंगे, मे बी दे नीड जिम्नेशियम इन द कॉलोनी और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो तीनों के अलग अलग प्रेफरेंसेस हो सकते हैं और होंगे ही ऑफ कोर्स। नाउ अगर वैसा आपके पास अलग अलग प्रेफरेंसेस है, तो ऑफ कोर्स आपके पास जो फंड अलोकेट हुआ है उस फंड को भी आप अलग अलग रीजन से अलग अलग तरीके से खर्चा करोगे, तीनों में इक्वली भी डिस्ट्रीब्यूट अगर कर रहे हो तो अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करोगे, राइट। तो वो कैसे पहचानोगे आप कि कौन सा फैमिली LIG, कौन सा कॉलोनी LIG है, कौन सा HIG है, कौन सा MIG है, ये कैसे पहचानते हो? बेस्ड ऑन सैलरी ग्रुप, बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑन सैलरी, राइट। तो मान लो ये हमारे पास HIG है, तो इसके अंदर सैलरी लेट से
50 के है, एक फैमिली उसकी मंथली सैलरी 50 के, किसी का 5L है, 2 लाख है, 3 लाख है, 1 लाख है, फिर अगेन 4 लाख है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो कैसे आपको पता चलता है ये हाई इनकम ग्रुप है? तो आप इन सबका क्या करते हो, एवरेज निकालते हो, और वो जो एवरेज रहता है, लेट्स से एवरेज हमारे पास आया 2.5 लाख, ये एवरेज आया हमारे पास। तो ये एवरेज आया तो आप बैंड डिफाइन कर दोगे कि ऐसा सारा फैमिली जिसका मंथली सैलरी 2 लाख से ऊपर है तो वो HIG होगा, राइट। इसी तरह से यहाँ पे भी आपने एवरेज सैलरी कैलकुलेट करी, और एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने के बाद वो एवरेज हमारे पास आया, लेट्स से 90,000 आया। तो आपने बोला एनीवन whose salary lies between 30,000 or maybe 20,000 to 2 lakh goes in the MIG, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कुछ ये बैंड बहुत बड़ा बनाया वैसे मैंने, बट कुछ और बैंड आप बना सकते हो, बट ये MIG की डेफिनेशन है और इसी तरह से LIG की डेफिनेशन है। तो इस बेसिस पे आप अंदाजा निकाल सकते हैं कि ये सभी मीडियम इनकम ग्रुप है, लो इनकम ग्रुप है, हाई इनकम ग्रुप है। तो एवरेज आपको सेंट्रल टेंडेंसी दिखाता है, मतलब मोटा मोटा विच ग्रुप दे फॉल इनटू, ठीक है। ये आपको मीन दिखाता है, यानी मीन आपको ये बताता है। तो मीन से आपको सेंट्रल टेंडेंसी पता चलती है पर्टिकुलर ग्रुप की, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ डेटा की, कि वो डेटा क्या कहता है, वो डेटा किस कैटेगरी का है, ये मीन से पता चलता है। समझ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब ये आने के बाद मीडियन का क्या इंपॉर्टेंस है ये देखने की कोशिश करते हैं। व्हाई मीडियन इज इंपॉर्टेंट? अब सपोज आप अगेन यही सेम कॉलोनी इसमें पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका बैंड क्या है, आर दे LIG, MIG और HIG। तो पहला फैमिली है सैलरी है 50 के, दूसरा फैमिली सैलरी 70 के, थर्ड वाला 90 के, फिर 30 के, एंड देन मे बी अगेन 60 के समथिंग। तो जब इन सबका आपने एवरेज निकाला तो एवरेज केम आउट टू बी लेट्स से 50 के एवरेज आया है। अगर 50 के एवरेज आया है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये मीडियम इनकम ग्रुप हो गया, MIG हो गया। ये एवरेज निकला है अपना, एवरेज निकाला, राइट। तो ये मीडियम इनकम ग्रुप हो गया। अब इसी के अंदर एक और केस करते हैं कि सपोज बाय चांस कुछ ऐसा हुआ कि इसी पूरी कॉलोनी में एक पॉलिटिशियन ने घर ले लिया, ठीक है। तो सपोज पॉलिटिशियन की इनकम 2 CR पर मंथ हो गई, या मे बी कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, उसने खरीद लिया एक घर और उसकी सैलरी है 2 करोड़ पर मंथ। तो क्या होगा जब इसका एवरेज आप निकालोगे तो एवरेज कितना आएगा? ऑल ऑफ अ सडन क्या होगा? एवरेज सेम ग्रुप है बट एवरेज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सडनली इट इज गोइंग टू इंक्रीज, और इंक्रीज होके मे बी सपोज ये इंक्रीज होके 5 लाख पर मंथ आ गया, एवरेज 5 लाख बन गया इसके होने के कारण, सिर्फ इस रिकॉर्ड के कारण पूरा जो एवरेज है वो इतना हो गया। तो ये ऑल ऑफ अ सडन MIG से किसमें शिफ्ट हो जाएगा? HIG में शिफ्ट हो जाएगा। बट क्या वो उससे सही में HIG है? क्या ये सभी लोग HIG ग्रुप को फॉलो करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी पॉलिसी लगाओगे वो सिर्फ इसके लिए तो सही होगी, बाकी सब लोगों के लिए वैलिड नहीं होगी। तो उससे क्या हुआ आपका? ये करने से क्या प्रॉब्लम हुआ? एरर जनरेट हुआ। ये सब ये करने से आपके पास प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो डेटा का जो अंदाजा था या जो एक अप्रोक्सीमेशन हो रहा था आपके पास, या आपके कैलकुलेशन हो रहे थे सारे, वो सब डेविएट हो गए। इसको बोलते हैं डेविएशन। तो डेविएशन हो गया बहुत ज्यादा इसके अंदर, अपने रास्ते से भटक गए ये लोग, डेविएट हो गए, राइट। तो ये सब क्या हो गए? डेविएट हो गए इसके कारण, और जो भी हमने पॉलिसी लगाया वो सही नहीं चला, राइट। समझ गए क्या बोला मैं? तो ये जो चीज थी, ये जो रिकॉर्ड आया था ऑल ऑफ अ सडन आपके पास, इस रिकॉर्ड को हम लोग एक स्पेशल टर्म से ट्रीट करते हैं। इसका एक स्पेशल नाम है, और वो नाम होता है इस तरह की जो वैल्यूज जो कि रेगुलर वैल्यूज से बहुत बड़ी या बहुत छोटी होती है, इनको हम लोग बोलते हैं आउटलायर। आउटलायर, ठीक है। तो आउटलायर मतलब क्या हो गया? आउटलायर मतलब ऐसा जो कि बहुत बड़ा हो या बहुत छोटी वैल्यू हो।
जैसे अभी यहाँ पे सब 50K, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख है, यहाँ पे अचानक से कोई 10K वाला आ जाएगा, तो फिर वापस से ओवरऑल एवरेज जो रहेगा वो डिप होगा। तो ये जो रहेगा फिर ये आउटलायर कहलाएगा, यहाँ पे ये कहलाएगा लोअर आउटलायर। लोअर आउटलायर मतलब लो साइड में आउटलायर है, और ये अपर साइड में आउटलायर है, तो अपर आउटलायर कहलाता है। ठीक है, ये समझा? है ना? तो अब ये जो आउटलायर्स हैं, ये हम जब भी मीन निकालते हैं तो उस मीन को बहुत परेशान करते हैं। ये आउटलायर जो होते हैं ये मीन को बहुत ज्यादा डेविएट करते हैं, तो इसका कुछ करना पड़ेगा, इन आउटलायर्स का कुछ करना पड़ेगा। इन आउटलायर्स को ट्रीट करने का तरीका क्या होता है, इन आउटलायर को एड्रेस करने का तरीका क्या होता है कि हम लोग दूसरा टर्म यूज करते हैं, दूसरा सेंट्रल टेंडेंसी यूज करते हैं, विच इज नॉट एक्चुअली द मीन बट दैट इज मीडियन। तो मीडियन मतलब क्या होता है? मीडियन मतलब होता है सेंटर मोस्ट वैल्यू। मतलब अब हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं सारी, ये जो वैल्यूज हैं सारी, इसका मीडियन कैसे, मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए लेट्स से हमारे पास वैल्यू है 50K, पहली वैल्यू। दूसरी है 70K, लेट्स से कुछ है 90K, फिर है हमारे पास 100K यानी 1 लाख, फिर 60K, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन हमारे पास आ गया 2 करोड़। ये वैल्यूज हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो सारी वैल्यूज होती हैं, इन सभी वैल्यूज को मीडियन अगर हमको कैलकुलेट करना है, अगर हमको मीडियन कैलकुलेट करना है, तो इन सभी वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, इन सभी को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, ऐसा किसी में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले 50K आ जाएगा पहली वैल्यू, फिर 60K आ जाएगा, फिर 70K आ जाएगा, फिर 90K आ जाएगा, फिर 100K आ जाएगा, एंड देन 2CR आ जाएगा। ये ऑर्डर में अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद क्या करते हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक और वैल्यू रह गई शायद मेरे पास यहाँ पे 70, 50, 90, 60, 60, 70, 90, 100। ठीक है, एक और कुछ रह लेते हैं, 30 और ले लेते हैं। हाँ, तो ये आपने अरेंज कर दिया, 30 मिसिंग हो गई यहाँ पे। तो 30 ये सबको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब मीडियन मतलब क्या होता है, तो मीडियन जब आप इसको अरेंज करते हैं ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मीडियन का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, और अरेंज करके उसका सेंट्रल मोस्ट वैल्यू निकाल लो। तो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, सेंट्रल मोस्ट वैल्यू होगा हमारे पास ये दोनों का सेंट्रल मोस्ट वैल्यू हो जाएगा 70। तो ये इसका क्या कहला जाएगा, मीडियन कहला जाएगा, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मीडियन को, तो मीडियन मतलब सेंट्रल मोस्ट वैल्यू। पहले हमारे पास मीन क्या आ रहा था, वही 50K आ रहा था, 50K या 70K अप्रोक्सीमेटली वही आता था, अभी भी मोटा मोटा वही है। तो 70K आने के कारण यानी मीडियन लेने के कारण भी हमारा जो ग्रुप है वो स्टिल MIG ही बचा, HIG में हम लोग कन्वर्ट नहीं हुआ। मतलब जो आउटलायर था, जो भी हमारे पास आउटलायर था, उसने हमारे डेटा को डेविएट नहीं किया। ठीक है, आउटलायर के कारण हमारा डेटा डेविएट नहीं हो पाया। ये समझा? यस सर। इसीलिए सेंट्रल टेंडेंसी मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब, सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग मीन की जगह मीडियन क्यों कंसीडर करते हैं, ये इसका बेसिक रीजन होता है। और ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं। ठीक है, ये भी हमसे लोग पूछते हैं इंटरव्यू में कि मीडियन क्यों यूज करते हैं, मीन क्यों नहीं यूज करते। तो उसका रीजन है कि आउटलायर से जो रहता है वो इम्पैक्ट नहीं होता मीडियन को। करेक्ट। तो ये जो दोनों चीजें होती है, ये दोनों चीजें किस केस में लगती है, तो ये दोनों चीजें लगती है स्ट्रॉन्ग यार, थैंक यू। सो ये दोनों चीजें हमारे पास वर्क करती है जब हमारे पास ये जो डेटा रहता है ये कंटिन्यूअस डेटा रहता है। कंटिन्यूअस डेटा मतलब नंबर अगर हमारे पास रहेगा तो उस केस में ये यूज होता है। सर अगर मेरे डेटा में कुछ आउटलायर्स हैं पहले से जो मुझे पता है, तो मैं उससे हटा देना चाहिए, लाइक ड्रॉप कॉलम या ड्रॉप रो कर सकते हैं क्या हम उसमें? कर सकते हो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, वो कर सकते हैं ना, ये तो हमने देखा ना।
ठीक है, अब ये तो कंटिन्यूस डेटा आ गया। अब कंटिन्यूस के बाद अगला हमारे पास क्या होता है, कैटेगरिकल डेटा। कैटेगरिकल डेटा मतलब क्या हो गया, कैटेगरिकल डेटा मतलब हमारे पास क्या होता है कि आपको पता ही है, जो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकें, तो उन कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए फिर सेंट्रल टेंडेंसी कैसे निकाली जाए, तो उसकी सेंट्रल टेंडेंसी होती है मोड। कहाँ यूज होता है मोड, सपोज आपका एक अपीयरल स्टोर है, मतलब कपड़े की दुकान है, ठीक है, और उस अपीयरल स्टोर पे आपको ये सोचना है कि भाई कौन से साइज के शर्ट्स जो रहते हैं हम लोग ज्यादा रखें। तो अपीयरल स्टोर है, उसमें जो शर्ट्स होते हैं उसके साइज होते हैं एस, फिर एल, एक्सएल, डबल एक्सएल, राइट। तो ये हमारे पास शर्ट्स के साइज है, मे बी ट्रिपल एक्सएल। अब ये हमारे पास शर्ट्स के अलग अलग साइज हैं। अब ये जो शर्ट्स के साइज हैं, तो हमको कौन सा शर्ट सबसे ज्यादा रखना चाहिए, कौन सा कम रखना चाहिए, कैसे पता चलेगा। तो सिंपल सी बात है, जो ज्यादा सेल होता है वही हम लोग रखेंगे, जो ज्यादा सेल होता है वही रखेंगे, राइट। तो वो कैसे होता है, जैसे ये हमारे पास दिन में लेट के 50 शर्ट सेल हो जाते हैं, ये हमारे पास 30 सेल होते हैं, ये 5 सेल होते हैं, ये हमारे पास 30, ये हमारे पास 20 डेली के होते हैं। तो जो ये जो रहता है ये हमारे पास सबसे ज्यादा सेल होता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मोड। तो मोड मतलब क्या हो गया, मोड मतलब जो मोस्ट फ्रिक्वेंट जो रहेगा वो मोड कहलाता है, मोस्ट फ्रिक्वेंट जो रहेगा वो मोड कहलाता है। ये हमको यही बताता है कि भाई सबसे पॉपुलर या सबसे ज्यादा, या ऑन एन एवरेज अगर हम बात करेंगे, तो ये जो शर्ट का सैंपल है, तो उसमें सबसे ज्यादा शर्ट कौन से हैं, तो 50 वाले यानी डबल एक्सएल वाले हमारे पास है, ये मोड होता है, ठीक है। तो मीन, मीडियन एंड मोड तीनों समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलो, अब मीन मीडियन मोड तो मैंने बता दिया। अब इसके बाद हम बात कर रहे थे इम्प्यूटेशन की, कि मतलब आउटलायर्स को कैसे, सॉरी, मिसिंग वैल्यूज को कैसे ट्रीट करते हैं। तो मिसिंग वैल्यू को ट्रीट करने के लिए हम लोग बात कर रहे थे इम्प्यूटेशन की। तो इम्प्यूटेशन मतलब होता है रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग वैल्यू, तो मिसिंग वैल्यू रिप्लेस कैसे करते हैं, अगर हमारे पास कंटिन्यूस, अगर हमारे पास कंटिन्यूस डेटा है, मतलब जो भी कॉलम है वो कंटिन्यूस है, तो अगर कॉलम कंटिन्यूस है तो उसको मिसिंग वैल्यूज को हम लोग मीडियन से रिप्लेस कर देते हैं। यानी ये हमारे पास डेटाबेस है, और डेटाबेस में हमारे पास ये कॉलम है, ठीक है। इस कॉलम में वैल्यूज आप लिखते जा रहे हो, मतलब लिखा हुआ है, कहीं मिसिंग वैल्यू आया, ये हमारे पास मिसिंग वैल्यू आया, तो जहां पे भी मिसिंग वैल्यू रहता है तो उस मिसिंग वैल्यू को हम लोग किस चीज से रिप्लेस कर देते हैं, उस चीज को हम लोग मीडियन से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, अगर डेटा कंटिन्यूस है तो। ठीक है, नाउ अगर अगर डेटा कंटिन्यूस के बाद अगर कैटेगरिकल है, अगर डेटा कैटेगरिकल है, तो कैटेगरिकल के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कैटेगरिकल के लिए मोड से रिप्लेस कर देते हैं मिसिंग वैल्यू को, ठीक है। तो ये इस तरह से इम्प्यूटेशन आप कर सकते हैं, ठीक। और भी इम्प्यूटेशन के और भी डेटा इम्प्यूटेशन के कुछ और तरीके होते हैं, बट वो एडवांस वेज होते हैं, डायरेक्ट एल्गोरिदम हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उससे भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल अभी इन तीन चीजों पे हम लोग फोकस कर सकते हैं, टू एड्रेस मिसिंग वैल्यूज, टू एड्रेस मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। कोई डाउट? ठीक, चलो, अब ये हो गया है, आगे बढ़ू मैं। अब हम लोगों ने ये पढ़ते टाइम पे एक टर्म, जल्दी पूछो क्या, नेम कंटिन्यूस है कैटेगरी है, कौन? नेम नेम, नेम ना कैटेगरिकल होगा ना कंटिन्यूस होगा, क्योंकि नेम तो नेम है ना,
उसको आप किसी में कैटेगरी नहीं कर सकते, नेम किसी कैटेगरी का भी नहीं होता है और ना वो कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस मतलब नॉर्मली नंबर होता है, हाइट वेट वगैरह ये सब कंटिन्यूस में कहलाता है। और कैटेगरीज की अगर आप बात करोगे तो कैटेगरी की मतलब मेल फीमेल या हाई मीडियम लो इस तरह की चीजें होती है। तो ये कुछ भी नहीं होता, वो कैरेक्टर होता है, सिंपल सा कैरेक्टर टाइप का हम बोलते हैं नेम को। अगर मिस हो गया तो फिर कैसे रिकवर करेंगे? उसकी जरूरत ही नहीं होती है, उसकी जरूरत ही नहीं होती है। नेम हुआ, रोल नंबर हुआ, एम्प्लॉय आईडी हुआ, इस तरह के जो कॉलम्स होते हैं उसको हम सीधे ड्रॉप ही करते हैं। इवन उसमें कुछ मिसिंग ना भी होना तो उसको ड्रॉप कर देते हैं एनालिसिस से ही। बताऊंगा उसका भी रीजन कि क्यों ऐसा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे डेटा प्री प्रोसेसिंग, और डेटा प्री प्रोसेसिंग में हमने पहला चीज देखा मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट, कि मिसिंग वैल्यू को कैसे ट्रीट करते हैं। अब दूसरा होता है आउटलायर डिटेक्शन। आउटलायर में आपको बताया क्या होता है अभी, कि जो भी सोसाइटी थी उसके अंदर 2 करोड़ वाला सैलरी वाला कोई बंदा आया, दैट इज समथिंग आउटलायर। तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं, उसको भी हम लोग अब आउटलायर को पहले तो डिटेक्ट कैसे करते हैं कि आउटलायर हमारे पास डेटा में है या नहीं है, ये कैसे पहचानते हो। डेटा में आउटलायर है या नहीं ये कैसे पहचानोगे, उसको पहचानने का तरीका होता है बहुत अच्छा तरीका एक होता है हमारे पास, विच इज कॉल्ड एज बॉक्स प्लॉट। ठीक है, बॉक्स प्लॉट। तो बॉक्स प्लॉट के थ्रू हम लोग पहचान सकते हैं, या फिर आउटलायर कैसे डिटेक्ट होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो बॉक्स प्लॉट या आउटलायर डिटेक्शन समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा एक टर्म विच इज कॉल्ड एज 5 पॉइंट समरी। अब ये 5 पॉइंट समरी क्या होता है? 5 पॉइंट समरी मतलब अगर हमारे पास कोई भी डेटा है तो उस डेटा को हम लोग 5 भागों में तोड़ते हैं या 5 बैंड में तोड़ते हैं। जैसे कोई भी कंटिन्यूअस डेटा रहेगा, ये 5 पॉइंट समरी सिर्फ कंटिन्यूअस डेटा पे अप्लीकेबल है, मतलब न्यूमेरिक डेटा पे ही लगती है, ध्यान रखना ये चीज। तो कंटिन्यूअस डेटा है ना, न्यूमेरिक डेटा पे ही ये लगती है। ठीक है, तो अब ये क्या होती है और कैसे लगती है? तो कंटिन्यूअस डेटा पे कैसे एप्लीकेबल रहेगी? सबसे पहले क्या क्या चीजें होती है इसमें 5 पॉइंट समरी? तो 5 पॉइंट समरी में हमारे पास होता है एक मिनिमम वैल्यू और एक होता है मैक्सिमम वैल्यू। मतलब जो भी आपका कॉलम रहेगा उस कॉलम में सबसे कम वैल्यू क्या है और सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है, ये आपको पता करना होता है। ये 5 पॉइंट समरी में आता है, पता क्या करना होता है। 5 पॉइंट समरी जब भी आप रन करते हो तो ऑटोमेटिकली आता ही है। एक होता है मिनिमम वैल्यू और दूसरा होता है मैक्सिमम वैल्यू। फिर उसके बाद आता है फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब फर्स्ट 25% ऑफ द वैल्यू। आऊंगा अभी इसके ऊपर डिटेल में कि क्या होता है ये। फिर होता है सेकेंड क्वार्टाइल, मतलब फर्स्ट 50% ऑफ द वैल्यू या मिडिल मोस्ट वैल्यू। एंड देन आता है थर्ड क्वार्टाइल, मींस 75% ऑफ वैल्यू, परसेंटाइल ऑफ वैल्यू। परसेंटाइल और परसेंट में एक इनहेरेंट डिफरेंस होता है। कोई बता पाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटाइल वर्सेस परसेंट? परसेंटाइल I think score रहता है like in terms of percentage where do you stand? Percentile means how much the value is closer to the highest value. करेक्ट। तो वो हाईएस्ट वैल्यू के बेसिस पे का वो हाईएस्ट वैल्यू के प्राइमरी समरी एक बार फिर से बता देंगे? अभी मैंने हाँ कोई बात नहीं, मैंने अभी उसको कंप्लीट किया ही नहीं 5 पॉइंट समरी को। 5 पॉइंट समरी मतलब हम 5 पॉइंट समरी में 5 अलग अलग चीजें लेते हैं। मतलब कोई डेटा है, एक कॉलम है जिसके अंदर सैलरी लिखी, तो किसी की सैलरी है 50K, 2 लाख, 1 लाख, 10K, 5 लाख एंड सो ऑन। तो 5 पॉइंट समरी मतलब क्या? तो 5 पॉइंट समरी में सबसे पहले हम लेते हैं मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है? 10K, तो ये 10K आ जाएगी। फिर मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे? 5 लाख है, ये 5 लाख आ गई। अब क्वार्टाइल मतलब क्या होता है कि फर्स्ट 25% परसेंटाइल वैल्यू, मतलब अगर यहाँ पे 100 अगर हमारे पास यहाँ पे 100 रिकॉर्ड है तो 100 में से 25 पहले 25% रिकॉर्ड किधर जा रहे हैं, पहले 25% रिकॉर्ड किधर जा रहे हैं, वो क्वार्टाइल 1 में आ जाता है। 25% रिकॉर्ड मतलब क्या हो गया
कि जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे 25 आएगा यहाँ पे कहीं, फिर उसके बाद 26 27 फिर 50 आएगा, फिर 51 52 53 फिर 75 आएगा, एंड देन 76 78 और ऐसे करके 100 आएगा। ठीक है, तो अगर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो पहले 25 जब लो से हाई की तरफ इसको अरेंज करेंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद पहले 25% जो रिकॉर्ड हैं, ये पहले 25% रिकॉर्ड, ये सारे रिकॉर्ड जो रहते हैं ये इसमें आते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद दूसरे 50% रिकॉर्ड, दूसरे 25% रिकॉर्ड का एडिशन बोलेंगे, मतलब ये टोटल 50% रिकॉर्ड, तो टोटल 50% रिकॉर्ड यहाँ पे है। फिर 75% रिकॉर्ड, तो ये 75% रिकॉर्ड हमारे पास है। सर असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना है कि हाँ, अगर आप ऐसे जा रहे हो तो असेंडिंग में करना पड़ेगा, नहीं तो डिसेंडिंग में करना पड़ेगा। और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ अगर आप जा रहे हो तो आपको असेंडिंग ही करना पड़ेगा ना। असेंडिंग में अगर किया तो लाइक कि मिनिमम क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 एंड क्वार्टाइल 3 एंड मैक्स, राइट? करेक्ट, यही चलता है। ठीक है, इतना समझा? इतना समझा क्या आपको? सर एक बार और रिपीट कर देना। हाँ, जो भी आपका डेटा है उस डेटा में से पहले 25% रिकॉर्ड निकाल लो। अभी कैसे निकालोगे पहले 25% रिकॉर्ड? जैसे आपके पास 200 रिकॉर्ड है, मान लो 200 कॉलम है, 200 रोज है, 200 रिकॉर्ड्स हैं, तो 200 रिकॉर्ड का 25% कितना होता है? 50 होता है। 25% 50 होता है ना 200 का। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट 50 रोज इसमें से निकालने, मतलब जब अरेंज करोगे तो अरेंज में से फर्स्ट 50 रोज जो रहेगी दैट इज गोइंग टू बी क्वार्टाइल 1। तो क्वार्टाइल 1 मतलब क्या हो गया, ये पूरा इंटरवल, ये क्वार्टाइल 1 है, इसके अंदर जितने रिकॉर्ड आ रहे हैं पूरा क्वार्टाइल 1 हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी 200 रिकॉर्ड है जब उनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद नेक्स्ट, मतलब टोटल 50% रिकॉर्ड, 50% कितना होगा 200 का 50% कितना होता है 100। तो फर्स्ट 100 रिकॉर्ड जो रहेगा वो निकाला आपने, तो वो क्वार्टाइल 2 आपका हो जाता है, मतलब ये वाला। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड क्वार्टाइल मतलब क्या हो गया 75% रिकॉर्ड, तो 75 ऑफ 200 हो जाएगा आपका 150। तो वो ये होगा, एंड देन उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू मतलब आखिरी तक सारे रिकॉर्ड, ये पूरा बैंड हो जाता है। अभी समझा? यस सर। है ना? अच्छा, इसमें कोई डाउट है 5 पॉइंट समरी में? तो इसमें हमने 2Q2 लिखा है, मतलब इसमें हम सेकेंड क्वार्टर की वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं उसे, या बस इसे लिखने के लिए हमने लिखा है? अभी ठीक है जी, है ना? ओके। वो मैंने शायद समझाते समझाते गलती से लिख दिया होगा। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास आता है। अब इसी पूरी चीज को समझने के लिए ग्राफिकली हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो ग्राफ पे अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसके लिए बनाते हैं बॉक्स प्लॉट। अब बॉक्स प्लॉट क्या होता है, तो बॉक्स प्लॉट मतलब क्या होगा, ये जो मैंने अभी आपके सामने बना के दिखाया यही बॉक्स प्लॉट होता है। तो बॉक्स प्लॉट में क्या करते हैं, ऐसा बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, और बॉक्स, ये जो बॉक्स रहता है उस बॉक्स में यहाँ पे हमारे पास होता है Q1 और यहाँ पे हमारे पास होता है Q3, Q1 और Q3, और सेंट्रल में हमारे पास क्या होता है, मीडियन होता है। मीडियन, ध्यान रखना सेंटर में क्या होता है, मीडियन होता है, मीन नहीं होता है। एंड देन
ये हमारे पास होता है मिनिमम वैल्यू, सॉरी नॉट मिनिमम वैल्यू, मतलब ये ऐसा बना रहता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है। ये जो चीज होती है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती। अब ये जो बॉक्स प्लॉट है इसके जो दो कॉर्नर दिख रहे हैं, ये और ये जो होता है, ये जो होता है ये क्या होता है, ये जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, Q3 प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ IQR। और ये जो होता है ये होता है Q1 माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ IQ। अभी बताता हूँ IQR क्या होता है। IQR मतलब होता है आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज। प्लीज रिपीट करिए, IQR क्या है सर? बता रहा हूँ, डोंट वरी, जस्ट मैंने उसका नाम बताया, फुल फॉर्म बताया अभी। IQR मतलब होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, Q1 से Q3 वाली रेंज। हाँ, Q1 Q3 माइनस Q2। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब क्या होता है कि रेंज क्या है डेटा की, आपका डेटा की रेंज क्या है, मतलब डेटा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये आपको अंदाजा देता है कि आपका डेटा जो है कितना स्प्रेड है, डेटा का कहाँ से कहाँ तक फैला है भाई। मतलब अगर हम उसी कॉलोनी की बात करेंगे, उसी सोसाइटी की बात करेंगे, तो उसमें सबसे कम सैलरी किसकी है, तो सबसे कम सैलरी मान लो एक की है, एक बंदे की है जो 50K पर मंथ कमाता है। और सबसे ज्यादा किसकी है, तो दूसरे की जिसने 2 CR पर मंथ कमाया था। तो रेंज क्या हो गई सैलरी की, सैलरी की रेंज क्या हो गई, तो वो हो जाएगा 2 करोड़ माइनस 50,000। ये रेंज में डेटा हमारे पास है। बट ये 2 करोड़ जो है ये तो आउटलाइनर है, मतलब अभी हाँ 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 हाँ, आउटलायर है, बट है तो सही ना वो। मतलब अगर आपसे, जैसे आप किसी क्लास में गए, तो क्लास में जाने के बाद आपने पूछा कि इस क्लास में एवरेज स्टूडेंट बैठते हैं या फिर मेरिटियस स्टूडेंट्स हैं या फिर थोड़े पुअर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आपने वो कैसे पता चलेगा आपको कि मेरिटियस स्टूडेंट है, पुअर है या बहुत अच्छे हैं, कैसे पता चलेगा आपको? सिंपल बात है, देख के। यहाँ स्कोर कार्ड देख के, पर हर एक का स्कोर कार्ड तो नहीं देख पाओगे ना। आपके पास अगर मान लो उस क्लास में 100 स्टूडेंट है, तो 100 का एक एक करके स्कोर कार्ड देखोगे क्या? नो सर। तो फिर कैसे पता करोगे? एवरेज निकालोगे ना सबका, या मीन निकालोगे कि भाई मीन कितना स्कोर करते हैं हर एग्जाम में ये, राइट। हर एग्जाम में एवरेज कितना स्कोर करते हैं, तो एवरेज स्कोर उसका निकाल लोगे, उससे आपको अंदाजा लग जाता है। जैसे अभी आपको मान लो कोई IIM सिलेक्ट करना है या कोई IIT सिलेक्ट करना है या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज सिलेक्ट करना है, तो वो भी कैसे सिलेक्ट करते हो, वो सिलेक्ट करते हो प्लेसमेंट्स के बेसिस पे ना, कि एवरेज प्लेसमेंट क्या हुआ है। ऐसे सिलेक्ट करते हो कैसे करते हो कि भाई हमारा एवरेज प्लेसमेंट, मतलब अगर हमारे पास 120 लोगों की बैच थी, तो 120 लोगों की बैच में से हम लोगों ने ऑन एन एवरेज 90% लोगों को प्लेस कर दिया उसमें से। तो आप बोलोगे अच्छा है, 90% लोगों को प्लेस कर देते हैं, राइट। ऐसे ही पता करते हो नहीं? तो जो भी चीज है उसका आपको अंदाजा कैसे लगता है, उसके किस चीज से, एवरेज यानी एवरेज वैल्यू से या मीन वैल्यू से। तो मीन वैल्यू तो आपको एक मोटा मोटा क्राउड का अंदाजा देता है कि कैसा है वो। बट उसके बाद दूसरी चीज, अगला क्या पूछते हैं आपका, कि हाईएस्ट और लोवेस्ट पैकेज क्या गया है, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पैकेज क्या गया है। प्लेसमेंट तो आपने करवा दिया, प्लेसमेंट करवाने के बाद अगला क्वेश्चन होगा कि अच्छा ठीक है, कॉलेज में जो आते हैं उनको एवरेज कितना सैलरी मिल जाता है ना, जो प्लेसमेंट हुए उनका एवरेज प्लेसमेंट कितना है। तो एवरेज प्लेसमेंट आप बोल देते हो कि ठीक है, हमारे कॉलेज से जो प्लेसमेंट हुआ है फ्रेशर्स का, वो 5 लाख पर मंथ के थ्रू हुआ है। तो ये तो हमारे पास एवरेज प्लेसमेंट हो गया। ये आपको एक अंदाजा दे देता है कि मोटा मोटा जो भी ज्वाइन करेगा, कंसिडरिंग योरसेल्फ एज अ एवरेज स्टूडेंट, अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको इतना मोटा मोटा मिल सकता है, इसके हाई चांसेस।
राइट। फिर आप पूछोगे हाईएस्ट और लोवेस्ट क्या है, तो हाईएस्ट पैकेज मान लो उस पर्टिकुलर कॉलेज का गया 20 LPA 20 लाख पर मंथ पर एनम, एंड लोवेस्ट हमारे पास मे बी 3 लाख पर एनम। ये क्या अंदाजा आपको देता है कि भाई अगर जो मेरिटियस स्टूडेंट रहेंगे उनको कहाँ, मतलब स्प्रेड क्या है डेटा का, लोग कहाँ तक फैले हुए हैं, लोवेस्ट क्या जा रहा है, हाईएस्ट क्या जा रहा है, राइट। तो ये उससे पता चलता है। अब नॉर्मली कॉलेज उसको फॉल्स प्ले करते हैं, कैसे वो फॉल्स प्ले करते हैं कि हमारा जो वो ये नहीं दिखाते, ये भी नहीं दिखाते, वो सीधे ये दिखाते कि हमारा हाईएस्ट पैकेज जो था वो 20 LPA गया है। बट बाद में हमको पता चलता है कि भाई जो 120 स्टूडेंट थे तो 120 स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक स्टूडेंट को इतना मिला है 20 LP, बाकी तो सबको लगभग यही इसी के आसपास ही मिला है। तो ये आपको ज्यादा डेटा का सही इंफॉर्मेशन दे रहा है रादर देन दिस, राइट। तो ये जो आपके पास है, अगर आप रेंज की बात करेंगे तो रेंज आपको क्या बताता है कि आपका जो भी स्प्रेड है वो क्या था। अगर स्प्रेड मेरे पास 20-3 है, मतलब कितना है, 17 लाख का स्प्रेड है, मतलब स्टूडेंट्स को बहुत कम पैकेज भी मिले हैं और बहुत ज्यादा भी मिले हैं, मतलब डेटा ऑल ओवर है, पूरा एक जैसा नहीं है, डेटा यूनिफॉर्म नहीं है डेटा। जिसको मिला उसको 3 लाख भी मिला है, जिसको मिला उसको 20 भी मिला है। जबकि अगर कोई कॉलेज दूसरा है वो बोलता है मेरा एवरेज पैकेज जो है वो 5 LPA है या 7 LPA है, 7 लाख पर एनम मिल रहा है हमारे यहाँ पे लोगों को एवरेज, और लोवेस्ट जो गया है वो गया है 6, और हाईएस्ट जो गया है वो गया है लेट्स से 9। तो अभी इस केस में आपके लिए कौन सा ज्यादा रिलायबल डेटा रहेगा, आप किस कॉलेज में जाना पसंद करोगे? सेकेंड वन, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा कि स्प्रेड बहुत कम है। वो जो बोल रहे हैं 7 LPA वो एवरेज वैल्यू है, और वो एवरेज वैल्यू भी इसलिए है कि एक को 9 मिला है -7, तो स्प्रेड भी जो है वो बहुत छोटा है, 3 का स्प्रेड है। मतलब अगर आप जाओगे तो आपका डेफिनेटली इस रेंज के बीच में कहीं ना कहीं आपको पैकेज मिल जाएगा। बट अगर ये बोल रहा है कि हाईएस्ट 20 है और लोवेस्ट 3 है, जब आप एवरेज निकालोगे तो वो एवरेज जो 5L आया है उस वो 5L 5 लाख पर एनम इसके कारण ऊपर भी जा सकता है, इसके कारण ऊपर गया होगा ना वो, क्योंकि 20 ने खींचा होगा एवरेज को ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया था, राइट। तो जो रेंज रहता है वो रेंज क्या होता है, अगर आप रेंज हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू से निकालते हो तो ये आपको बताता है डेटा आपका कहां तक फैला हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज रेंज, ठीक है। अभी दो चीजों में दो टर्म्स में डिफरेंस है, वन इज रेंज एंड अनदर वन इज इंटर क्वार्टाइल रेंज, दोनों में अंतर है, ठीक है। मैं अभी आपको रेंज के बारे में बता रहा हूँ। तो रेंज मतलब क्या हो गया, रेंज ऑफ द डेटा मींस हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट, वो रेंज ऑफ द डेटा। इतना समझा, इतना समझा, रेंज ऑफ द डेटा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, मैक्स माइनस मिन, राइट, मैक्स माइनस मिन, ठीक है। ये रेंज कहलाता है। इससे आपको अंदाजा लगता है कि डेटा का स्प्रेड क्या है, ठीक है। बट ये रेंज आपको सही स्प्रेड नहीं बताता डेटा का। रीजन क्या है इसका, ये सही स्प्रेड नहीं बता रहा है डेटा का, उसका रीजन क्या है, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस आउटलायर, ये आउटलायर की प्रेजेंस के कारण ये रेंज अपने आप बढ़ जाती है बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाती है। इसलिए रेंज का सही मेजरमेंट नहीं होता है अगर आप मैक्स माइनस मिनिमम वैल्यू लेते हैं। मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू लेंगे तो सही अंदाजा आपको नहीं मिलता, क्योंकि ये आउटलायर्स जो रहते हैं वो पूरे रेंज को डेविएट कर देते हैं। अचानक से आप यहाँ रेंज बोलोगे तो रेंज कितनी आ गई हमारे पास, 1.95 करोड़ हो गई है, ये रेंज हो गई है, इतनी ज्यादा रेंज हो गई है। क्यों, क्योंकि ये 2 करोड़ वाला डेटा है। अगर आपने सिर्फ यही वाला डेटा पॉइंट हटा दिया जो आउटलायर था, तो बाकी सभी की रेंज तो हमारे पास क्या थी, 50, और मैक्सिमम उसके बाद क्या थी, मैक्सिमम था 5 लाख। जो मैंने डेटा आपको दिखाया था उसमें 50 सबसे लोवेस्ट सैलरी थी और हाईएस्ट सैलरी 5 लाख थी। बट ये 2 करोड़ के कारण रेंज अपनी 1.95 आ गई। अगर इसने अपने आउटलायर को हटा दिया यहाँ से तो अब आपकी रेंज कितनी आ गई, 5 लाख माइनस 50,000, तो 4.5 आ गई, 4.5 लाख। ये सही रेंज होगी काफी कुछ हद तक रादर देन दिस। यानी जो आउटलायर रहता है वो आपकी रेंज को भी इंपैक्ट करता है, ठीक है। आउटलायर जो रहता है वो रेंज को भी इंपैक्ट करता है, राइट और रॉन्ग? सर जस्ट सर एक बार आउटलायर्स का कैसा इम्पैक्ट, मतलब आउटलायर तो जो है वो तो मतलब कि देखा जाए तो बहुत छोटा वो रहेगा ना उसके अंदर वैल्यूज आउटलायर की, तो उस डाटा सेट में
हाँ, नहीं वापस बोलो। सर जैसे आउटलायर जो होता है एक डेटा सेट में, तो वो तो वैल्यू काफी कम होगी ना? करेक्ट, वैल्यू कम होगी, बट हाँ बाय फॉर्मूला हमारे पास क्या है? बाय फॉर्मूला रेंज का फॉर्मूला क्या है? बाय फॉर्मूला हम जो रेंज कैलकुलेट करेंगे वो तो क्या होगी? मैक्स माइनस मिनी होगी ना। राइट। तो ये तो ऑटोमेटिकली जो उसको आउटलायर को हमको नुकसान पहुंचाना था वो तो पहुंचा देगा ना। एक इवन एक वैल्यू भी होगी तो वो तो नुकसान पहुंचा जाएगी। करेक्ट सर। तो इससे कैसे आउटकम किया जाए, इससे कैसे बाहर निकला जाए? और जो आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि आउटलायर्स जो होते हैं वो बहुत कम नंबर में होते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई जो भी अगर होंगे आउटलायर, वो कहाँ से कहाँ होंगे? क्वार्टाइल 3 से लेके मैक्सिमम वैल्यू के बीच में जो होंगे, मैक्सिमम मोस्टली आउटलायर हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं, राइट। आउटलायर यहाँ होते हैं ना मैक्सिमम वैल्यू के वहां पे ज्यादा, ठीक है। इसी तरह से ये अपर आउटलायर तो यहाँ पे होते हैं, और इसी तरह से लोअर आउटलायर जो रहते हैं वो क्वार्टाइल 1 और मिनिमम वैल्यू के बीच में कहीं तो भी होते हैं, राइट। इसीलिए तो हमने मीडियन भी लिया था, और मीडियन में हमने इस तरह से अरेंज किया था, और अरेंज किया था तो 2CR जो था वो यहाँ पे था, और मिडिल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे थी, राइट। और मीडियन निकालने के बाद ऑटोमेटिकली, मीडियन मतलब मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालने के बाद ऑटोमेटिकली ये जो मैक्सिमम वाला था और मिनिमम वाला जो था उनका इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो भी आउटलायर रहते हैं वो एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे ही होते हैं। अगर वो एक्सट्रीम कॉर्नर पे होते तो आप एक्सट्रीम कॉर्नर्स को ज्यादा कंसीडर करो ही मत किसी चीज के लिए, तो ऑटोमेटिकली आउटलायर्स जो रहेंगे वो फिल्टर आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए रेंज नहीं लेते, रेंज कंसीडर नहीं करते टू अंडरस्टैंड द स्प्रेड ऑफ द डेटा। डेटा के स्प्रेड को समझने के लिए आप रेंज कंसीडर नहीं करते, आप इंटर क्वार्टाइल रेंज कंसीडर करते हैं, IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। और इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, ये होता है। मतलब आप अगर रेंज समझना चाहते हैं डेटा की, तो सिर्फ आपको क्या करना है? तो सिर्फ आपको ये वाला रेंज लेना है, ये वाली चीज। उससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली जो आउटलायर्स है वो फिल्टर आउट हो जाएंगे, क्योंकि वो तो कॉर्नर पे बैठे रहेंगे, वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? IQR समझ में आया क्यों IQR लेते हैं, क्यों इंटर क्वार्टाइल रेंज लेते हैं, क्यों रेंज नहीं कंसिडर करते? टू अवॉइड आउटलायर्स। करेक्ट करेक्ट, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। तो रेंज के बाहर जितने रिकॉर्ड्स आएंगे वो आउटलायर्स हो जाएंगे हमारे। करेक्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव में तो वो हो जाएगा, मगर नेगेटिव में भी उतनी अपन रेंज में क्या? हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में यही होगा ना, क्योंकि नेगेटिव साइड जो एक्सट्रीम वैल्यूज है वो तो कॉर्नर पे ही होती है ना, तो नेगेटिव आउटलायर भी यहाँ से हट जाएंगे, पॉजिटिव आउटलायर भी हट जाएंगे यहाँ से। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? सर एक बात पूछनी थी कि जैसे जो बॉक्स प्लॉट आप बता रहे हैं, नीचे जो डायग्राम आ रहा है बॉक्स प्लॉट का, जो इसमें Q1 से Q3 और ये मीडियन के जो है, तो अगर बॉक्स प्लॉट में मीडियन के पास जितना ज्यादा डेटा मिलेगा, तो ये जो रहेगा वो डेटा सेट उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, उतना अच्छा डेटा सेट है। मीडियन एक्चुअली जो है एकदम सेंटर में आनी चाहिए। अभी जैसे ये Q3 और Q1 है, जितना ये सेंटर में है उतना डेटा आपका बैलेंस्ड है। अभी वो उस पर आऊंगा मैं, बैलेंस डेटा, इम्बैलेंस डेटा, स्क्यूड डेटा, अनस्क्यूड डेटा, उस पर आऊंगा। बट अभी IQR समझो, IQR समझ में आ गया क्या है, क्यों यूज हो रहा है, रेंज क्यों यूज नहीं हो रहा है? हाँ सर समझ में आया। हटा दूं, ये क्लीन कर दूं पूरा? सर जैसे आउटलायर्स तो एक टाइम में डाटा सेट में दोनों भी हो सकते हैं ना, या मतलब कि जो है 50 हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं आउटलायर। अच्छा ठीक है। ऐसा जरूरी थोड़ी कि 2 करोड़ खुद ही एक आउटलायर होगा, ऐसा नहीं है ना। अगर आपके पास 1 लाख रो है तो 1 लाख रो में से 50,000 रो दूसरी भी होगी। राइट।
है ना? यस ठीक है, चलो ओके। और कुछ आगे बढ़ूं, मैं इसको हटाऊं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे कि आउटलायर तो हमारे पास पता चल गया, बॉक्स प्लॉट क्या था और बॉक्स प्लॉट में आउटलायर कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो बॉक्स प्लॉट जब बनाते हैं तो बॉक्स प्लॉट क्या होता है, ये इस तरह से दिखता है। बॉक्स प्लॉट में ये होता है हमारे पास क्वार्टाइल 1, ये होता है हमारे पास क्वार्टाइल 3, और बीच में जो हमारे पास होती है वो होती है मीडियन, ये मीडियन होती है। अगर आपका डेटा बहुत अच्छा है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अपना डेटा नॉर्मली कैसा होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होना चाहिए। आप जानते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा क्या होता है, तो आपका डेटा होना चाहिए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा की प्रॉपर्टी होती है कि एकदम उसके सेंटर में मीन होता है, मीन एकदम सेंटर में होना चाहिए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के। और उसी डेटा में जितना हमारा लेफ्ट साइड का पोर्शन होता है, जितना डेटा लेफ्ट साइड पे होता है उतना ही डेटा राइट साइड में भी होना चाहिए। तो ये हमारे पास हम बोलेंगे कि डेटा हमारा जो है वो बैलेंस्ड डेटा है, जितना लेफ्ट में है उतना ही राइट में है। तो ये हमारा जो रहेगा ये बैलेंस्ड डेटा, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, तो दिस इज द बेस्ट डेटा टू वर्क विथ। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि डेटा जो रहेगा उसमें लेफ्ट साइड में बहुत सारे रिकॉर्ड हो और राइट साइड में थोड़े से ही रिकॉर्ड हो, ऐसा। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि उस केस में हमारा जो मीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है। राइट, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, इसको थोड़ा फिर से बनाता हूँ मैं, ज्यादा विजिबल बनाता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। ये सब जो डेटा, तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे पास इधर का डेटा बहुत सारा है, इधर का डेटा तो बहुत एक्सट्रीम है, राइट हैंड साइड में ज्यादा है, यहाँ पे लंबी लंबी वैल्यूज आ रही है और ये लिमिटेड वैल्यू आ रही है। तो ये जो चीज होती है इसको हम लोग बोलते हैं टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का टेल कहलाता है ये। जैसे हमने 2 टेल टेस्ट पढ़ा था ना, तो ये भी टेल है, ये भी टेल है, यहाँ पे ये टेल है, तो ये टेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो अगर डेटा की राइट टेल लंबी होती है, ये टेल लंबी होती है, तो ये डेटा हमारा कहलाता है राइट स्क्यूड डेटा। राइट स्क्यूड डेटा, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमारे पास डेटा की लेफ्ट टेल बड़ी होगी, अभी आप लोगों के लिए थोड़ी सब चीजें नहीं होगी, नहीं लग रही होगी, बट घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप टाइम बिताओगे इसके साथ ये सब बहुत सिंपल लगने लग जाएगा आपको, क्योंकि ये वन टाइम कंसेप्ट है। ये जो रहता है लेफ्ट स्क्यूड कहलाता है। ठीक है, तो लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड डेटा, समझ गए? इसमें कोई दिक्कत है? अब इसी डेटा को अगर इस बॉक्स प्लॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो कैसा दिखेगा? ये वाला जो डेटा है अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मीडियन और मीन एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए, और मे भी हम लोग ये कह सकते हैं कि मीडियन जो रहेगी एकदम सेंटर में आएगी। तो अगर ये एकदम सेंटर में आती है तो हमारा ये वाला डेटा है, ठीक है, मतलब ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा।
अब अगर आपका जो बॉक्स प्लॉट है, So for getting the box plot, we just need two information, that is Q1 and Q3. no, we just need data and a command called box plot in Python. Okay. उससे बन जाएगा, तो उतना टेंशन नहीं है, और वो देख के आपको समझेगा कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कैसे। अब अगर मेरे पास ये बॉक्स प्लॉट है और इस बॉक्स प्लॉट में मेरे पास ये जो लाइन थी बीच वाली वो कहीं यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द डेटा हमारा इस साइड में है, तो ये हमारा इस तरह के डेटा का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि बहुत सारा डेटा यहीं पे हमारा कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट। तो ये इधर आ गया, और इसी तरह से एक बॉक्स प्लॉट ऐसा भी बना सकते हैं। मतलब अगर आपको बॉक्स प्लॉट इस तरह से दिख रहा है जो कि सेंटर में बीच वाली लाइन नहीं आ रही है, अगर ये लाइन सेंटर में नहीं आ रही है, इसका मतलब डेटा आपका स्क्यूड है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नहीं है। और लीनियर रिग्रेशन या कोई भी कोई भी आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगाओगे तो मोस्टली जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो इस अजम्पशन पे होते हैं कि डेटा आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा पे ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं, राइट। तो अगर आप कोई भी एल्गोरिदम लगाते हैं तो इट इज वर्थ चेकिंग कि डेटा आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। सर इसमें राइट स्क्यूड डेटा जो है उसमें हमारा कौन सा बॉक्स प्लॉट फॉर्म होगा? ये बताया ना मैंने, एरो से। ओके ओके, ठीक है। यस। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि डेटा राइट स्क्यूड है या लेफ्ट स्क्यूड है, इंपॉर्टेंट ये है कि डेटा नॉर्मल होना चाहिए, मतलब ये वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब वो राइट हो या लेफ्ट हो, हमको डेटा थोड़ा ट्रीट करना पड़ेगा उसको नॉर्मल लाने में, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता राइट और लेफ्ट वाला, रादर देन हमारे लिए सेंट्रल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये है तो हम गुड टू गो है, अदरवाइज वी हैव टू ट्रीट द डेटा समहाउ टू मेक इट नॉर्मल, ठीक है। समझे? अभी इसमें कोई डाउट है? अब ये हटा रहा हूं मैं, कोई डाउट रहता तो अभी पूछो, नहीं तो मैं इसको क्लीन करने वाला हूँ। हाँ ठीक है। अभी हम लोग जो रहे थे वो डेटा का स्क्यूनेस चेक कर रहे थे, हम लोग ये चेक करने की कोशिश कर रहे थे कि डेटा हमारे लिए कितना सुटेबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मली बॉक्स प्लॉट होता है और ये वैल्यूज होती है। अब ये हमारे पास मीडियन है, Q1 है, Q3 है, और ये जो वैल्यू होती है जैसे मैंने आपको बताया था, ये क्या होती है हमारी, ये आती है हमारी Q3 प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ IQR, और ये जो वैल्यू रहती है ये हमारी रहती है Q1 माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ IQ, ठीक है। मतलब अगर आपको डेटा में से आउटलायर्स को हटाना है, नॉर्मली जो डेटा के आउटलायर होते हैं वो, अब आउटलायर जो रहते हैं वो इस डंडी और इस डंडी के बाहर वाले रहते हैं। मतलब एनीथिंग, जब आप बॉक्स प्लॉट बनाते हो तो बॉक्स प्लॉट बनाते टाइम पे अगर आपको कोई डेटा पॉइंट ऐसे दिख जाते हैं या ये दिख जाते हैं बॉक्स प्लॉट, तो ये जो रहते हैं ये आउटलायर कहलाते हैं, ये आउटलायर्स। ये अपर आउटलायर होते हैं ऊपर की तरफ वाले, और ये लोअर आउटलायर, ठीक है। क्लियर? तो इससे हमारे पास एक क्लियर कंक्लूजन आ रहा है, इससे हमारे पास एक क्लियर चीज आ रही है सामने निकल के। क्या चीज निकल के आ रही है क्लियरली? एक क्लियर कंक्लूजन आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है कि अगर आपको आउटलायर्स को एनीथिंग विच इज मोर देन दिस, आपके डेटा में अगर कोई भी वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा होगी तो वो अपर आउटलायर होगा, कोई भी वैल्यू आपके डेटा में, कोई भी वैल्यू जो इससे ज्यादा होगी तो वो अपर आउटलायर होगा, और कोई भी वैल्यू जो इससे कम होगी वो लोअर आउटलायर होगा, राइट। कोई भी वैल्यू जो इससे ज्यादा होगी वो अपर आउटलायर, और जो कम होगी वो लोअर आउटलायर कहलाए, ठीक है। कोई डाउट इसमें? बताओ जल्दी, कोई डाउट है इसमें? नो सर। है ना। तो आउटलायर कैसे रिमूव करोगे? पहले बॉक्स प्लॉट बनाओगे,
बॉक्स प्लॉट, अब ये आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसलिए मैंने आप लोगों को सबको बोल के रखा है, होप एंड सम ऑफ यू आर आल्सो फॉलोइंग दैट एज वेल। बट जो लोग अभी पाइथन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है ये, कि आपको आउटलायर ट्रीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, उस फंक्शन में आपको चेक करना पड़ेगा, उस फंक्शन में आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर वैल्यू वैल्यू अगर बड़ी है 1.5 टाइम्स ऑफ IQR से, अगर वैल्यू बड़ी है Q3 प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ IQR से, तो फिर उसको रिप्लेस कर देना है इस वैल्यू के साथ। ये फंक्शन, अगर आपको आउटलायर ट्रीट करना है तो आउटलायर ट्रीटमेंट मतलब क्या, तो आउटलायर ट्रीटमेंट में आपको एक कोड लिखना है और उस कोड में ये चेक करना है कि जो भी आपकी पर्टिकुलर वैल्यू है डेटा पॉइंट की, लेट्स से ये वाली वैल्यू, अगर ये वैल्यू इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन Q3 प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ IQR, अगर ये जो वैल्यू है ये Q3 प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ IQR से बड़ी है, तो इसको रिप्लेस करके Q3 प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ IQR लिख दो, ताकि क्या हो जाएगी, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और एनीथिंग विच इज इन दिस रेंज, जो भी हमारा यहाँ से यहाँ तक में आता है, यहाँ से और यहाँ, तो जो भी चीज है वो इसके नीचे होगी या इसके ऊपर होगी, वो सभी हमारा आउटलायर नहीं होंगे, वो सब हमारे नॉर्मल पॉइंट होंगे, वो आउटलायर नहीं होंगे। तो एनीथिंग इन दिस रेंज इज नॉट एन आउटलायर। जो भी हमारा है डेटा पॉइंट, वो अगर इस रेंज में नहीं है तो वो आउटलायर नहीं होगा। आउटलायर कब होगा, जब वो इस रेंज से बाहर जाता है। तो अगर आपको आउटलायर्स को ट्रीट करना है, मतलब क्या करना है, आइडेंटिफाई करो पहले आउटलायर वाले पॉइंट्स, और अगर वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो उनको इस वैल्यू से रिप्लेस कर दो। जैसे इस वैल्यू से रिप्लेस करोगे तो वो इस रेंज में आ जाएंगे। इसी तरह से आपको लोअर में भी ये वाले पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं, और अगर वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो उनको इस वैल्यू से रिप्लेस कर दो, आउटलायर हट जाएंगे। आउटलायर हट गया मतलब आपका बॉक्स प्लॉट कैसा दिखने लग जाएगा, बॉक्स प्लॉट दिखना चाहिए ऐसा। विथ नो पॉइंट आउटसाइड इट, यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आपको दिख रहा है मतलब आपके डेटा एकदम बराबर है, उसमें कोई आउटलायर नहीं है। बट अगर उसके अंदर ऐसे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं बॉक्स प्लॉट में, मतलब आपके डेटा पॉइंट्स, आपके डेटा में आउटलायर्स प्रेजेंट, उनको कैसे एड्रेस करोगे, उनको एड्रेस करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा एनी पॉइंट विच इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, कोई भी पॉइंट इस वैल्यू से जो बड़ा हुआ उसको इसी वैल्यू से रिप्लेस कर दो, और कोई भी जो है इससे छोटा हुआ उसको इसी वैल्यू से रिप्लेस कर दो। ठीक है, जल्दी बोलो कोई प्रॉब्लम है तो। नो सर। है ना, चलो तो ये हमारे पास इस तरह से ट्रीटमेंट होता है। अब ये तो आउटलायर्स के ट्रीटमेंट हो गए, ठीक है। तो दो हम लोगों ने ये क्लीन कर दूं मैं, ये हटा दूं, कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, आगे फिर मैं इसमें डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं सब ये हटाने वाला हूँ। चलो, तो हमने अभी दो चीजें डिस्कस करी हैं, एक तो नल वैल्यू ट्रीटमेंट या मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट, और दूसरा हमारे पास क्या है, आउटलायर ट्रीटमेंट। इन दोनों में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ये हमारा जो होता है ये प्रोसेस होता है डेटा प्री प्रोसेस। ठीक है, पहला हमने देखा था डेटा कलेक्शन, मशीन लर्निंग पाइपलाइन में हमने पहले किया था डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्ट किया था। अब हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग कर दिया है, ये दोनों चीजें कर दी। अब इसी में ही
डेटा प्री प्रोसेसिंग में ही तीसरा काम होता है डेटा का स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग क्या होता है वो बताता हूं मैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग क्या होता है, सपोज आपके पास डेटा है और उस डेटा में ये एम्प्लॉयज डेटा है, एम्प्लॉयज डेटा है। एक कॉलम आपके पास है एम्प्लॉय सैलरी और एक है एम्प्लॉयज आई मीन डिस्टेंस ऑफ ऑफिस फ्रॉम होम, डिस्टेंस ऑफ ऑफिस फ्रॉम सैलरी लेट से 50K है यहाँ पे, डिस्टेंस मे बी 25 किलोमीटर है, सैलरी 10K है, डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। $0.5 लाख है सैलरी, 0.1 लाख यानी 10K, डिस्टेंस 5 किलोमीटर। मे बी डिस्टेंस अगर मान लो अगेन 5 किलोमीटर है, सैलरी मे बी 1 लाख हो गई, सैलरी अगेन 1 लाख, डिस्टेंस 25 किलोमीटर एंड सो। तो जब आप इस तरह का आपके पास डेटा आता है तो इस तरह के डेटा में अगर आप देखोगे और आपसे पूछा जाएगा कि भाई क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, तो हमारे पास यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं लेट्स से एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन स्कोर। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन स्कोर मतलब एम्प्लॉय कितना सेटिस्फाइड है इस कंपनी में काम करते हुए। अगर आप ये पता करना चाह रहे हो कि एम्प्लॉय कितना सेटिस्फाइड है कंपनी में काम करते हुए, तो वो उसके स्कोर से आएगा। हायर द स्कोर बेटर द सेटिस्फाइड एम्प्लॉय इज, लोअर द स्कोर लो सेटिस्फेक्शन लेवल। स्कोर अच्छा रहेगा एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, स्कोर कम रहेगा एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। तो ये स्कोर हो मे बी 1, 1.5, 2.3 जो भी अपने पास आता है ये नंबर आएंगे सब उसके अंदर। करेक्ट। प्रॉब्लम समझ में आई आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? ये एचआर डोमेन का प्रॉब्लम है। तो ये जो एचआर डोमेन का प्रॉब्लम है इसमें मैंने आपको क्या बताया कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है या नहीं है आपको पता करना है। और ये आप कैसे पता कर रहे हो? उसके सेटिस्फेक्शन स्कोर से। उसकी इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू β0 प्लस β1 x1 प्लस β2 x2। ये लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है, ये लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसके अंदर आप मुझे बता सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम आएगी अगर हम लोग करंट गिवन डेटा के साथ आगे बढ़ते हैं? तो ये जो डेटा है इसी डेटा के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो तो y के ऊपर किसका ज्यादा प्रभाव आएगा, किसका ज्यादा इम्पैक्ट आएगा? y इक्वल टू β0 प्लस β1 और x1 तो हमारे पास क्या है, ये रहा सैलरी जो कि है 0.5, 1.1। तो मान लो ये लेना शुरू किया आपने तो ये 0.1 आएगा, 0.1 टाइम्स प्लस β2 और देन x कितना है, 5 है यहाँ पे। दूसरे रिकॉर्ड के लिए बात करेंगे तो β0 प्लस यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो सैलरी है 50,000 यानी 0.5 लाख प्लस डिस्टेंस इन किलोमीटर इज 25 किलोमीटर। क्या देख के क्या लग रहा है आपको कि किसका ज्यादा इम्पैक्ट है एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन पे? डिस्टेंस। क्यों? सेकंड इसमें डिस्टेंस ज्यादा है। अच्छा, सेकंड में ज्यादा है, पहले में तो कम है ना। 5 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता, पहले में कम है। यस। बट स्टिल अगर मान लो इसकी सैलरी होती 1 लाख, इसकी सैलरी 1 लाख है, तो भी अगर आप देखोगे सैलरी है 1 लाख, तो भी जो इम्पैक्ट है वो किसका ज्यादा आ रहा है?
डिस्टेंस वो का। नंबर में बड़ा है ना डिस्टेंस। हाँ, तो इवन आपने सैलरी बहुत अच्छी दे दी एम्प्लॉय को, 1 लाख सैलरी आप बांट रहे हो, आपने सैलरी तो बहुत अच्छी दी एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय सैलरी मान लो इससे समहाउ एम्प्लॉय सेटिस्फाइड भी है, अच्छा स्कोर भी है, तो हम क्या बोलेंगे कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है। बट एम्प्लॉय सेटिस्फाइड क्यों है? क्योंकि क्योंकि डिस्टेंस कम है। मान लो ये डिस्टेंस हमारे पास 25 भी होता है तो भी क्या होता है, तो भी स्कोर, ये वाला जो स्कोर है ये तो ज्यादा आता है। अब ये स्कोर ज्यादा क्यों आ रहा है? तो ये स्कोर ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है। बट एम्प्लॉय सेटिस्फाइड किसके लिए, किसके कारण है? एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है इस चीज के कारण कि उसकी सैलरी अच्छी है, इसलिए नहीं कि उसका डिस्टेंस अच्छा है, डिस्टेंस ज्यादा है। बट ड्यू टू द डिस्टेंस ये जो नंबर रहेगा उसके कारण हमेशा ये जो रहेगा, ये नंबर हमेशा इस y को डोमिनेट करता जाएगा। क्योंकि जब भी आप कैलकुलेशन में कुछ भी रख दो, सैलरी अगर इसकी 2 लाख भी कर दोगे तो सैलरी आपने डबल कर दी, फिर भी उसका फर्क नहीं आएगा हमारी फाइनल इक्वेशन पे, क्योंकि ये जो 1 2 3 ऐसे जो नंबर आ रहे हैं इसका इम्पैक्ट बहुत कम है। जबकि आपने अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया तो ऑल ऑफ अ सडन आपका जो भी चीजें हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा, क्योंकि ये 25 से सीधे 50 हो जाएगा, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा स्कोर के ऊपर। तो जो आपका y है वो y हाईली डोमिनेटेड है, y के ऊपर जो सबसे ज्यादा इफेक्ट है वो किसका इफेक्ट ज्यादा है? तो y के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस का है। सैलरी का तो नॉमिनल इफेक्ट है। क्यों नॉमिनल इफेक्ट है? क्योंकि उसके नंबर कम है, ये जो वैल्यूज है ये कम है। 1 लाख अगर लिखा तो 1 लाख अमाउंट कम नहीं है, बट 1 लाख को जैसे हमने रिप्रेजेंट किया है 1L, यानी जैसे रिप्रेजेंट किया है, जो यूनिट में रिप्रेजेंट किया है वो बहुत कम है। उसके कारण क्या हो रहा है कि जब उसको हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो इस इक्वेशन में उसका कोई डोमिनेंस ही नहीं रह जाता, उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाता, क्योंकि ये वैल्यूज है तो इग्नोरेबल है यार, 0.5 को क्या कंसीडर करें, तो ये बहुत कम हो जाती है वैल्यू। इसके कारण इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो इफेक्ट है वो y के ऊपर आ ही नहीं पाता, स्कोर के ऊपर। पूरा जो तुम्हारा स्कोर रहता है y वाला, y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1x, तो ये जो पूरा सेटिस्फेक्शन स्कोर है वो पूरा डिपेंडेंट किसके ऊपर हो जाता है? डिस्टेंस को। समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि आप ये वेरिएबल रखो ना रखो, बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ना ही नहीं है, आप बस इसको चेंज करते जाओ, सेटिस्फेक्शन चेंज होता है। समझा मैं क्या कह रहा हूं? जल्दी बताओ, समझ में आया? ड्रॉप करना तो वुड नॉट बी अ सॉल्यूशन ना, मतलब क्योंकि वैल्यू तो है, और like maybe we can change the way we are representing the column. नहीं, मुझे समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? जैसे हम कह रहे हैं कि सैलरी का जो इम्पैक्ट नहीं आ रहा है बिकॉज द वे वी आर रिप्रेजेंटिंग इट, उससे इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। सो हाँ, हमको उसका मतलब इफ वी रियली वांट टू गेट कि क्या इफेक्ट है उसका, हमको उसका प्रेजेंटेशन चेंज नहीं करना पड़ेगा। हाँ, हमको रिप्रेजेंटेशन चेंज करना पड़ेगा। मतलब अब ओवरऑल आइडिया ये है कि इसकी वैल्यू हमारे पास बहुत ज्यादा है। अब मान लो उसका फ्लिप साइड अगर मैं बताऊं कि सैलरी सेम ही है, बट मैं सैलरी को ऐसा रिप्रेजेंट करता है, 0.5 लाख की जगह अगर मैं लिखता 50,000, 50,000 रुपीज उसकी सैलरी है, इसकी है 1 लाख, इसकी है 1 लाख, इसकी भी 1 लाख है। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में अगेन हमारे पास अब जो इक्वेशन होती है y इक्वल टू बीटा 0 प्लस 50,000, या सैलरी सपोज 10,000 है, सैलरी 10,000 टाइम्स ऑफ बीटा 1 प्लस, और ये डिस्टेंस मान लो 1 किलोमीटर है, 1, ये। तो अभी इसमें बात करोगे तो अभी आपका एम्प्लॉय का अगर मान लो सेटिस्फेक्शन स्कोर अच्छा आ रहा है, अगर इस इक्वेशन में एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन स्कोर गुड आ रहा है, तो क्यों अच्छा आएगा? एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन स्कोर अच्छा क्यों आएगा? सैलरी के कारण या डिस्टेंस के कारण? सैलरी है सिर्फ 10,000 रुपए और डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, तो कौन से फैक्टर से एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है यहाँ पे? डिस्टेंस के कारण, राइट? क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सिर्फ 1 किलोमीटर है, इसलिए इससे सेटिस्फाइड है। बट हुआ क्या, फ्लिप साइड अगर इसका देखोगे तो हम ये बताएंगे कि यहाँ पे ये इसके कारण ज्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है।
मतलब अगर आप इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट करने लग गए तो फिर हमेशा यही सैलरी ही डोमिनेट करेगी। अब आप डिस्टेंस को अगर यहाँ पे बढ़ा के 1 किलोमीटर की जगह अगर 25 किलोमीटर भी कर दोगे तो भी सेटिस्फेक्शन स्कोर तो हमेशा ज्यादा ही आएगा, क्योंकि सैलरी का वैल्यू जो है वो ज्यादा है। समझे? तो हमेशा जब भी हम लोग जो इक्वेशन बना रहे हैं उस इक्वेशन में हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो नंबर आ रहे हैं, ये नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों, या मतलब जो भी हमारे पास नंबर्स है कॉलम्स के, वो सिमिलर रेंज के हों, एक जैसे स्केल के हों, वो एक जैसे स्केल के हों। अगर कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा आ जाता है तो फिर एक वेरिएबल दूसरे को डोमिनेट करने लग जाता है। लाइक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सैलरी डोमिनेट कर रहा है डिस्टेंस को। अब डिस्टेंस में आप कुछ भी चेंज करो, इसको डबल करो, हाफ करो, कुछ फर्क नहीं आने वाला है। इसी तरह से अगर इस केस में बात करोगे तो यहाँ पे सैलरी को डिस्टेंस डोमिनेट कर रहा है, अगर आपने सैलरी को डबल भी कर दिया तो भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट? तो इसलिए जब भी हम लोग लीनियर रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन या कुछ भी लगाएंगे तो उसमें आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो नंबर्स हैं डेटा के वो सिमिलर स्केल के हों, एक जैसे स्केल के हों, ताकि एक दूसरे को फर्क ना डाल पाए, राइट? अब मैं इसी डेटा को अगर सपोज इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं, सैलरी ये और डिस्टेंस भी हमारा कुछ इसी तरह से, आपने कुछ ऐसा इसको रिप्रेजेंट किया, तो अब इसमें चेंज करोगे तो इमीडिएटली आपके वाई पे इम्पैक्ट आएगा, आएगा या नहीं आएगा? और इसमें भी चेंज करोगे तो वाई पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। अगर आप इसको डबल कर दोगे तो वाई भी लगभग वैसे ही डबल के आसपास आएगा, इसको आप हाफ भी कर दोगे तो वाई भी हाफ हो जाएगा। मतलब अगर आपके पास नंबर्स इस तरह से रहेंगे तो जो भी चेंजेस कर रहे हो, जो भी आप इन वैल्यूज को ट्यून कर रहे हो, ऑटोमेटिकली ये वाई के ऊपर सीधा सीधा इम्पैक्ट डालेंगे, डालेंगे या नहीं डालेंगे, राइट? यस सर। तो जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग डेटा को कुछ इस तरह से 50,000 और डिस्टेंस जो है वो 25 है, यानी अगर ये जो नंबर्स का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, इस नंबर के डिफरेंस को हम लोग कम कर पा रहे हैं किसी तरह से, ये तो ये जो डिफरेंस है नंबर्स का, तो इस तरह के डेटा को कन्वर्ट करके इस तरह के फॉर्म में ले आना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डेटा फ्रॉम दिस फॉर्म टू दिस फॉर्म, ये जो प्रोसेस होती है इसको स्केलिंग कहते हैं, स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन। तो स्केलिंग मतलब इनको सेम स्केल पे हम लोग ला रहे हैं, स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन। समझ गए? तो स्केलिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और फॉर्म उसका कन्वर्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा एक बार फिर से बताएंगे स्केलिंग जो हो रहा है इसमें? स्केलिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा का जो मैग्नीट्यूड है, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, तो डेटा की जो वैल्यूज हैं उसको सेम स्केल पे लाते हैं, एक जैसा दिखने वाला लाते हैं। ये जो है 50,000, तो 50,000 को हम दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इसमें, और इसको भी इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि क्या होगा, ये कॉलम की वैल्यूज और ये कॉलम की वैल्यूज दोनों सिमिलर हो। मतलब ये भी हमारा 0 और 1 के बीच में है और ये भी 0 और 1 के बीच में है। कुछ स्केलिंग -1 और 1 के बीच में वेरी करवाती है डेटा को। तो डेटा की जो भी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज एक पर्टिकुलर रेंज में ही बाउंड हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि फिर उसके कैलकुलेशन में एक वेरिएबल पे चेंज करोगे तो इमीडिएटली वाई वेरिएबल पे उसका इम्पैक्ट अपने को दिखता है। ठीक है, समझ गए? हाँ सर। कोई डाउट है? सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे इस केस में हम पहले रिप्रेजेंट कर रहे थे बिग नंबर्स में, फिर उसको जब हम रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो लाइक उसके कुछ सेट क्राइटेरिया होते हैं या फिर? हाँ, क्राइटेरिया होता है, उसका फॉर्मूला होता है, इसको मिन मैक्स स्केलर बोलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि हर वैल्यू को मीन में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐसा होता है। तो एनीवे उससे अपने डेटा की इंपॉर्टेंस पे फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब अगर ये 50,000 है तो ये वैल्यू भी ऑन हायर साइड ही होगी, अगर ये 1 लाख है तो ये भी उसी साइड में होगी। मतलब हम डेटा को खराब नहीं कर रहे हैं, उसकी वैल्यू एज इट इज इंटैक्ट रहेगी, बट वो एक पर्टिकुलर रेंज में हम लोग इसको बाउंड कर देते हैं। सर ये डेटा स्केलिंग के बाद जो टेबल फॉर्म होता है उसको कुछ बोलते हैं, मतलब कोई टर्म रहता है इसके लिए? नहीं, ये जो प्रोसेस है इसको नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग बोलते हैं। ओके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है।
समझ गए, स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन। तो ये थर्ड प्रोसेस हो गया डेटा प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग का। पहला आपने क्या करा था, आउटलायर डिटेक्शन किया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, नल वैल्यू आइडेंटिफिकेशन किया, फिर डेटा स्केलिंग करी, फिर उसके बाद तीसरा एक और करना पड़ेगा, कैटेगरिकल वैल्यू कन्वर्शन। कैटेगरिकल वैल्यू कन्वर्शन मतलब अगर कोई डेटा है वो कैरेक्टर फॉर्म में आ जाता है, अगर वो कैटेगरिकल है तो उसको कैटेगरिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कन्वर्ट करना पड़ेगा कैटेगरिकल में। जैसे हाई मीडियम लो है तो उसको कैटेगरिकल फॉर्म में होना है, तभी वो सही तरीके से रिजल्ट दे पाएगा। ये कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हो गई, ये चारों एक्टिविटी हम लोग डेटा प्री प्रोसेसिंग में करते हैं। अब इसके लिए हम लोग एक यूज केस लेंगे, घबराओ नहीं, मेरे पास एक कंप्लीट यूज केस है जो हम लोग कल एग्जीक्यूट करेंगे एयरबीएनबी के डेटा पे, ठीक है। बट अभी मैं आपको जस्ट एक आउटलाइन दिखा रहा हूँ। फोर्थ वाला कौन सा है? ये कैटेगरिकल कन्वर्शन होता है, मतलब डेटा कन्वर्शन कि भाई आप देखो अगर न्यूमेरिक डेटा आपके पास है और कहीं गलती से आपके डेटाबेस में वो ऑब्जेक्ट टाइप का है, ऑब्जेक्ट टाइप मतलब कैरेक्टर टाइप का है नंबर से, बट वो कैरेक्टर टाइप में लिखे हुए हैं, तो फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके प्रॉपर टाइप, राइट। तो वो जो चीज होती है वो डेटा प्री प्रोसेसिंग का ही स्टेप होती है, ठीक है। तो ये जो 4 स्टेप्स होती है डेटा प्री प्रोसेसिंग होती है जो हमको करना होती है। तो अब अपना जो मशीन लर्निंग पाइपलाइन था उसके अंदर हमने देखा, पहला हमने देखा था डेटा कलेक्शन, डेटा आपने कलेक्ट किया। अब डेटा कलेक्ट करने के बाद, डेटा कलेक्ट करने के बाद अगला प्रोसेस आपने क्या किया, डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा प्री प्रोसेस किया। अब डेटा प्री प्रोसेस करने के बाद मतलब डेटा कलेक्शन, डेटा प्री प्रोसेसिंग और कन्वर्शन या जो भी आपको बोलना है इसके अंदर, वो किया आपने। फिर अगला होता है ईडीएम, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी डेटा है उसको, ये ऑप्शनल स्टेप होती है एक्चुअली, ये अपना डेटा समझने के लिए होती है। मतलब इसमें हमारे पास होता है, अरे यार, इसमें हमारे पास होता है यूनिवेरिएट और बाइवेरिएट एनालिसिस। तो ये क्या होता है, ईडीएम है यूनिवेरिएट और बाइवेरिएट और मल्टीवेरिएट एनालिसिस। तो यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट, मल्टीवेरिएट एनालिसिस ये क्या होता है, मतलब ईडीएम मतलब एक्चुअली क्या होता है, हम लोग टाइप ऑफ ग्राफ्स बनाते हैं, अलग अलग टाइप के ग्राफ बनाते हैं और उन ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई डेटा कहना क्या चाह रहा है। तो उसके लिए हम लोग यूनिवेरिएट एनालिसिस मतलब एक वेरिएबल लेते हैं और उसका ग्राफ बना देते हैं, मतलब बार चार्ट, लाइन चार्ट, प्लॉट चार्ट, एक ही वेरिएबल पकड़ा और उसके अलग अलग ग्राफ बनाते हैं। बाइवेरिएट मतलब दो वेरिएबल पकड़ो और उनके बीच में ग्राफ बना दो। मल्टीवेरिएट मतलब 3-4 वेरिएबल इकट्ठे लिए और उनके बीच का ग्राफ बना दिया। तो ये ईडीए पोर्शन होता है, इसका मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला स्टेप हमारे पास जो होता है वो होता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इफ रिक्वायर्ड। डेटा को ट्रांसफॉर्म करना रहता है, लॉक ट्रांसफॉर्मेशन होता है और भी अलग अलग तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन अगर अपने को चाहिए होता है तो हम करते हैं। फिर अगला स्टेप होता है डेटा स्प्लिट करते हैं हम लोग ट्रेन और टेस्ट में। ये क्यों करते हैं और कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड देन फाइनली हम लोग क्या करते हैं, मॉडल रन करते हैं, मॉडल फॉर्म करते हैं। मॉडल फॉर्म करने के बाद फिर उसको क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज करना मतलब उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है। एंड देन फाइनली हम लोग उसको क्या करते हैं, वंस इट इज सेटिस्फाइड देन उसको डिप्लॉय करते हैं, मतलब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डालते हैं। एंड देन उसको मॉनिटर करते हैं। तो ये हमारे पास जो पूरा स्टेप मैंने बताया है, दिस इज कॉल्ड एज मशीन लर्निंग पाइपलाइन। तो मशीन लर्निंग पाइपलाइन क्या हुआ, इस तरह से आपको ये प्रोसेस फॉलो करना।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मशीन लर्निंग पाइपलाइन। ठीक है गाइस, कोई डाउट है इसके अंदर? कुछ क्वेश्चन हो तो पूछो। इसमें हम लोग मॉडलिंग टाइम में करते हैं। ये रहा क्वेश्चन मॉडल वाला। तो सर स्केलिंग में मुझे थोड़ा डाउट है, एक बार मैं खुद पढ़ के देखता हूँ सर, नहीं तो कल आपसे फिर से थोड़ा पूछूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी देना है मेरे को, तो मैं आपको पाइथन में रन करके दिखाऊंगा वो इस केस में। सर एक फोर्थ वाला जो टर्म था वो क्या था? हाँ, एक क्वेश्चन है सर, तो ये फोर्थ डेटा लर्निंग पाइपलाइन में डाटा कलेक्शन जो सबसे पहला वाला स्टेप आता है, हाँ, उसमें डाटा कलेक्शन के लिए जो होते हैं उसके फॉर्मेट्स डिफर कर सकते होंगे? कर सकते हैं, जेसन फॉर्मेट, बीसन फॉर्मेट, डायरेक्ट Text हो वेबसाइट सकता से है, डेटा CSV लेना हो है, सकता है, हाँ टेक्स्ट हो सकता है, CSV हो सकता है, XML हो सकता है, और भी अलग अलग तरह के डेटा होते हैं, किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, आपको वैसा करना पड़ सकता है। तो यानी कि उसके लिए जो है कंप्लीट डाटा कलेक्शन जो है वो हमको एक इफेक्टिव डाटा कलेक्शन बनाना पड़ता होगा स्टार्टिंग में, कि इससे जो है डाटा इफेक्टिवली आ जाए, और उस टाइम डुप्लीकेशन भी चेक करना पड़ता होगा। हाँ, रिमोट, ये डेटा प्री प्रोसेसिंग है, एक अच्छा स्टेप में मिस कर दिया था, तो ये डेटा प्रिपरेशन में रिमूव डुप्लीकेट्स भी होता है। मतलब वो आउटलायर वगैरह जो डिटेक्शन बताया था उसी में से एक स्टेप और होता है रिमूव डुप्लीकेट, अगर डुप्लीकेट है तो उसको रिमूव करो। हाँ सर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही रहेगा, रिमूव डुप्लीकेशन, नल जो है नल रिमूवल्स, क्योंकि नल वैल्यू अगर आ गई तो पता चला सब कुछ करा और आखिरी में जाके मेजर प्रॉब्लम्स आ गई। करेक्ट, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट। हाँ, बाकी सब है, आउटलायर, नल वैल्यू रिमूवल, स्केलिंग, ठीक है, डमी वैल्यूज, देन उसके बाद आपका डेटा कन्वर्शन एंड डुप्लीकेट वैल्यूज, जैसे 5-6 स्टेप्स होती है जो हम लोग डेटा प्रिपरेशन में करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो मेजर मैराथन एक्सरसाइज होती है वो डाटा कलेक्शन और डाटा ये क्या कहते हैं प्री प्रोसेसिंग, इसमें ही सबसे मेजर वो होता होगा, तभी जब हमारा डेटा सेट जाता है तो उसके आगे की सब चीजें वो डिपेंडेंट आ जाती है। मैं सही समझ रहा हूँ? ये जो 4 मैंने राइट लगाए हैं ये आपका 80% टाइम खींच जाता है, 70 to 80%। ओके, मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट रहता है उसका 70 to 80% टाइम ये ले जाता है, और फिर बाकी जो बची हुई स्टेप है वो 30% तक का टाइम लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम कंज्यूम और इम्पोर्टेंट होता है। यस सर, ठीक है, हाँ, और कोई क्वेश्चन है किसी का? एनी अदर क्वेश्चन? भावना, आप कुछ पूछ रहे थे? फोर्थ स्टेप था हम लोग डेटा प्रोसेसिंग में, वो क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा, डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो हाँ, पहला तो हमारा नल वैल्यू था, फिर उसके बाद आउटलायर था, फिर उसके बाद स्केलिंग था, फिर उसके बाद डेटा कन्वर्शन था, डेटा टाइप कन्वर्शन, ओके है ना, एंड देन रिमूव डुप्लीकेट, ये को डाल लो उसमें, रिमूव डुप्लीकेट। ठीक है, स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन दोनों अलग अलग टेक्निक है ना? मोटा मोटा एक ही रहता है, थोड़ा बहुत उसमें बेसिक मतलब फॉर्मूले का डिफरेंस रहता है, बट बड़ा फर्क नहीं आता है, पर्पस एक ही रहता है उसका। ठीक है, क्लियर सब? और कोई डाउट बचा है किसी का? ऑल राइट, अगर ऑल इज वेल सो वी आर गुड टू क्लोज द सेशन। अभी हम लोग यहीं रुकते हैं, कल हम लोग एयरबीएनबी का डेटाबेस लेके उसके ऊपर यूज केस एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ऑल राइट, सो थैंक यू ऑल एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। कल का सेम रिकरिंग इनवाइट है जो मैं आप लोगों को भेजा हुआ हूँ, तो संडे वाला जो इनवाइट है वही फॉलो करना है। ठीक है, यस सर। ओके सर। Yes, sir.